हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयेश टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेसिक गणित के 15 ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो आपको आना ही चाहिए। चाहे आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 12वीं, किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको ये 15 टॉपिक नहीं आते हैं तो आपको गणित कभी भी समझ में नहीं आएगी। यानी कि ये जो टॉपिक है ये आपकी बेसिक गणित के लिए, बेसिक गणित को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सभी टॉपिक को हम समझेंगे। सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में वारी वारी से सभी टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, सबसे पहले हम देखो एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एलसीएम एचसीएफ में समस्या आती है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बॉडमास रूल पढ़ेंगे। पहाड़े, बहुत सारे बच्चों को पहाड़े याद नहीं होते हैं, तो पहाड़े याद करने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, जिंदगी में कभी आप पहाड़े नहीं भूलेंगे। फिर इसके बाद में संख्याओं को काटना, बहुत सारे बच्चों को संख्याओं को काटना नहीं आता है कि संख्याओं को कैसे काटा जाता है, तो वो भी हम यहां पर सीखेंगे। फिर इसके बाद में भिन्न संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न को जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। फिर इसके बाद में विभाज्यता, विभाज्यता के जो नियम होते हैं कि कोई संख्या 2 से कब कटेगी, 3 से कब कटेगी, 4 से कब कटेगी, ये सारी चीजें भी हम सीखेंगे। इसके बाद में समीकरण हल करने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि भाई समीकरण कैसे हल किए जाएंगे, तो समीकरण हल करना भी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। इसके बाद में घातांक, घातांक के सवालों में भी बहुत सारे बच्चों को समस्या आती है। घातांक के सवाल बच्चे हल नहीं कर पाते, उनमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो घातांक सीखेंगे। फिर इसके बाद में आयु निकालना यानी उम्र निकालने वाले जो सवाल होते हैं उनको भी हम सोल्व करेंगे। फिर इसके बाद में डिस्काउंट यानी जो छूट होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सामान हम खरीदने गए हैं, उसकी कीमत मान लीजिए 4000 रुपए है और आपसे बोला गया है कि भैया इस पर 6% डिस्काउंट है, तो उसके बाद में आप उसकी कीमत कैसे निकालेंगे कि 6% डिस्काउंट के बाद क्या कीमत होगी, वो भी हम यहां पर सीखेंगे। इसके बाद में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत निकालना, समय और काम के सवाल और चाल और दूरी के भी सवालों को हम यहां पर हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं पर स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। बेसिक मैथ से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। चलिए, अब हमारा जो पहला टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं। तो भैया पहला टॉपिक आ गया है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो, यहां पर हमारा जो पहला सवाल है इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो पहला सवाल है यहां पर 18, 32 और 16, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले संख्याओं को लिखेंगे 18, फिर इसके बाद में है 32 और फिर इसके बाद में है 16। ठीक है, अब ये जो संख्या है ना, इनका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि भाई जब हम भिन्न के सवालों को हल करते हैं तो वहां पर हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। और भी बहुत सारे सवाल होते हैं जिनमें हमें एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ती है, तो एलसीएम जो है बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। निकालना कैसे है, देखो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे ऐसे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो संख्या है ना, इनके अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि हमें सबसे पहले इनमें अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है। जैसे कि भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 2 से भाग लगाएंगे, 2 से नहीं जाएगा तो फिर 3 से लगाएंगे, 3 के बाद में अभाज्य संख्या आती है 5, 5 से लगाएंगे, 5 से नहीं जाएगा तो फिर अगली अभाज्य संख्या है 7, 7 से नहीं जाएगा तो फिर आती है 11, फिर 13। इस प्रकार से हम अभाज्य संख्याओं से भाग लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 2 से लगाते हैं। तो 2 से 18 में कितनी बार जाएगा, 2 नाम 18। यहां पर 32 है तो यहां पर 3 है, तो 3 में कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2। अब यहां पर 3 थे तो 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 12, तो 2 छिंग 12। ठीक है, फिर इसके बाद में 16 में कितनी बार जाएगा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में भाई 2 से फिर से लगा देते हैं। 9 में नहीं जाएगा, 9 को ऐसा ही लिख देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में 2 अट्ठे 16 और यहां पर 8 है तो 2 चौके 8। ठीक, फिर इसके बाद में फिर से 2 से लगाएंगे, 9 में नहीं जाएगा, 9 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। फिर से 2 से ही लगा देंगे हम, 9 में नहीं जाएगा, 9 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहां पर 4 है तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक, फिर इसके बाद में देखो भाई फिर से 2 से लगाते हैं, 9 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2 एकम 2 और 1 का 1। अब देखो भाई यहां पर 9 में 2 से तो जाएगा नहीं, तो अब हम कैसे लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो 3 तिर का 9, 1 का 1 और 1 का 1। फिर से हम 3 से लगा देंगे, तो यहां पर 3 एकम 3, 1 का 1 और 1 का 1। ठीक है, अब ये जो संख्याएं आई हुई हैं इन सभी का हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो जितने भी 2 थे उनका गुणा करने के बाद में हमारा कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। फिर इसके बाद में यहां पर देखो 3 तिरका 9, तो इसका गुणा अब हम 9 में भी कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। 9 दूनी हो जाएगा 18, 18 की 8 हासिल 1, इसके बाद में 9 3 27 और 1 28, कितना हो गया
288। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 की 8, हां से लेख 9 3 27 और 1 28, 288 आ गया। यानी ये जो संख्या है इनका एलसीएम हमने निकाला है, कितना आया है 288 हमारा आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। चलिए अब इसके बाद में हमारा दूसरा जो सवाल है इसको भी हल कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी दिक्कत आपको ना रहे। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मकसद है आपको बेसिक मैथ अच्छे से सिखाना, कोई भी डाउट आपको ना रहे। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा सवाल है 45 और इसमें क्या क्या संख्या है 25 और 15, यानी कि 45, 25 और 15 इन तीनों संख्याओं का हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो एक लाइन खींचेंगे ऐसे, दूसरी लाइन खींचेंगे ऐसे। अब हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले देखो क्या इनमें 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो चलिए 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 में चला जाए, 3 से चला जाएगा। चलिए 3 से करते हैं। तो यहाँ पर 45 है, तो यहाँ पर 4 है, तो देखो 3 एकम 3, अब 4 थे तो 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 15, तो 3 5 15। यहाँ पर 25 है, तो 25 में नहीं जाएगा, 25 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पर 15 है, तो 3 5 15, 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए अब इसके बाद में हम क्या करेंगे भाई, इसके बाद में फिर से 3 से लगाएंगे। तो यहाँ पर 15 है, तो 3 5 15, 25 में नहीं जाएगा, 25 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और 5 का 5 भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि 5 में भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, अब देखो यहाँ पर 3 से भी नहीं जाएगा, तो अब हम लगाते हैं 5 से। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और यहाँ पर 5 एकम 5। अब फिर से हमारा 5 से लग जाएगा, तो फिर से 5 से लगा देते हैं। देखो 1 का 1, 5 एकम 5 और 1 का 1, नीचे 1 1 आ गया। इसका मतलब अब हमें इसको आगे हल नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए ये जो संख्याएं आई हुई हैं इनका हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 3 3 का 9, 9 पंजे 45 और 45 का हो जाएगा 5 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 45, 3 3 का 9, 9 पंजे 45 और 45 का गुणा हम करते हैं 5 से। ठीक है, तो 5 पंजे 25 की 5 आ जाएगी, यहां से लग जाएगा हमारा 2। ठीक है, 5 चौको 20, 20 और 2 22, कितना हो गया 225। यानी कि हमारी ये जो संख्याएं हैं इनका हमारा एलसीएम निकल के आ गया है कितना 225। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया यहां पर 225। ठीक, समझ में आ गया। चलिए तो एलसीएम निकालना अब आप सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको यहां से हटा देते हैं। अब हम सीखते हैं कि भाई एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, इसको भी बहुत सिंपल तरीके से ठीक है सीखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो यहां पर देखो 25 और 45 का हमें निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले भाई यहां पर 25 और 45 को हम लिखेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही निकालना है जैसे हमने एलसीएम निकाला है, वैसे ही एचसीएफ निकालेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसको समझना है आपको। ठीक है, हम पहले क्या कर रहे थे, दोनों संख्याओं के साथ साथ गुणनखंड कर रहे थे, अब हम अलग अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो भाई 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 5 से। ठीक है, तो 5 से 25 में लगाएंगे, तो 5 पंजे 25, 5 बार जाएगा। फिर इसके बाद में 5 एकम 5, नीचे 1 आ गया, इसका मतलब अब हमें आगे हल नहीं करना है। अब यहां पर 45 है, इसमें भी 5 से जाएगा, तो 5 नाम 45। ठीक, फिर 3 से जाएगा, 3 3 का 9, फिर इसके बाद में 3 से जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो भैया हमें क्या करना है, यहां पर ये जो हमारी संख्याएं हैं इनको हमें लिखना है कि भैया कौन सी संख्या का क्या गुणनखंड आया। तो यहां पर देखो भाई 25 के हमारे क्या क्या गुणनखंड आए हैं, 5 और 5 आए हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 गुणा 5 और 1 को भी लिख लेते हैं गुणा 1। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर 45 के क्या क्या आए हैं उनको लिखेंगे। तो 45 के 5 3 3 और 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 गुणा 3 और गुणा 1। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, जो संख्या दोनों में कॉमन है उनके हमें जोड़े बना लेना है। तो देखो भाई ये दोनों में आया है 5, इसके बाद में ये वाला 5 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ये 1 हमारा यहां पर भी है और यहां पर भी है। ठीक है, तो 1 को भी ले लेंगे। 3 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, तो 3 को भी नहीं लेंगे। ये वाला 3 यहां पर है लेकिन ऊपर वाले में नहीं, इसको भी नहीं लेंगे। तो हमारा कॉमन क्या आया है, सिर्फ 5 आया है, तो ये हमने लिखा 5 और 1 आया है, तो इसके गुणा में आ जाएगा 1। अब इन दोनों का गुणा कर लो, तो 5 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 आएगा। यानी कि ये जो दोनों संख्याएं हैं 25 और 45, इनका हमारा एचसीएफ आ गया है 5। ठीक है, समझ में आ गया। देखो कितना सिंपल सा फंडा है, हमने दोनों का अलग अलग निकाला, दोनों के जो कॉमन गुणनखंड है उनको हमने कॉमन निकाल लिया और बाकी जिनका जोड़ा नहीं बना उनको ऐसे ही छोड़ दिया, तो हमारा एलसीएम एचसीएफ निकल के आ गया है 5। ठीक, चलिए अब इसको भी यहां से हटा देते हैं और एक और अगला सवाल करते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी कि भैया जब इसको हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले हल करते हैं। ठीक, तो यहां पर देखो 3 संख्याएं हैं, एक है हमारा 19, दूसरा है हमारा 13 और तीसरा है हमारा 29। ठीक, चलिए तो अब हम क्या करेंगे भाई, सबके अलग अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे,
इसका अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे, ठीक है। तो ये देखो 19 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है और 29 भी एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड क्या होंगे, एक तो वो स्वयं ही होगी यानी 19 से ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा, 19 एकम 19। यहां पर भी सिर्फ 13 से ही भाग जाएगा, 13 एकम 13, और यहां पर भी सिर्फ 29 से ही भाग जाएगा, 29 एकम 29। तो इनके जो गुणनखंड है वो हमारे क्या क्या बनेंगे देखिएगा। तो 19 के हमारे गुणनखंड बने हैं 19 गुणा 1, ठीक है। 13 के हमारे गुणनखंड बने हैं 13 गुणा 1, ठीक। इसके बाद में 29 के हमारे गुणनखंड बने हैं 29 गुणा 1। अब आप कहेंगे सर इसमें तो जोड़े बन ही नहीं रहे हैं। भाई 19 इसमें है लेकिन बाकी किसी में नहीं है, 13 इसमें है लेकिन बाकी किसी में नहीं है, 29 इसमें है लेकिन बाकी किसी में नहीं है। तो हमारा जोड़ा देखो सिर्फ एक ही जोड़ा बन रहा है, 1 1 1 का, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा, और यही एक हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको एक बात पता चली कि अलग अलग अभाज्य संख्याएं हों, कोई भी अलग अलग अभाज्य संख्याएं हों, अगर हम उनका HCF निकालते हैं तो हमेशा कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, तो LCM और HCF दोनों चीजें आप सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे और अगले कॉन्सेप्ट को हल करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा BODMAS रूल। ये जो BODMAS रूल है ना भाई साहब, बहुत सारे बच्चों को ये परेशान करता है, बहुत सारे बच्चों को ये चीजें समझ नहीं आती हैं कि भाई इन सवालों को हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। BODMAS रूल कहां पर काम आता है, जैसे कि यहां पर देखो एक सवाल है 2 + 3 गुणा 4 - 8 और यहां पर भाग 2 है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई इस सवाल को आप हल करो तो आपको एक कंफ्यूजन रहेगा कि भैया यहां पर सभी चिन्ह हैं, पहले भाग करें या पहले हम माइनस करें या पहले जोड़ करें या पहले गुणा करें। अगर आप गलत तरीके से शुरुआत कर देंगे तो आपको पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी समस्या को हल करने के लिए हमारे पास में है BODMAS रूल, ठीक है। BODMAS रूल हमें यह बताता है कि किस चिन्ह को हमें सबसे पहले हल करना है, ठीक। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखो भैया BODMAS, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं BODMAS, ठीक है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। कोष्ठक के अंदर अगर कोई भी संख्या होगी तो पहले नंबर पर हम उनको ही हल करेंगे, ठीक है। फिर आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ वाला गुणा, यानी कि जैसे लिखा हो 2 का 4 तो हम उसके बाद में उसको हल करेंगे। फिर इसके बाद में आता है डिवीजन यानी कि भाग। फिर आता है एम मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। फिर आता है एडिशन, ए फॉर एडिशन, एडिशन यानी कि जोड़। फिर आता है एस, एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, ठीक है। यानी कि अगर हमें इस तरह का कोई भी सवाल दिया रहेगा तो हम उसको इस तरीके से हल करेंगे, पहले कोष्ठक को, फिर ऑफ वाला गुणा, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए अब इसको उठा करके हम रख देते हैं साइड में, ठीक। फिर इसके बाद में हम आगे हमारे सवाल को हल करेंगे, ठीक। तो ये हमने BODMAS रूल को यहां पर लिख दिया। अब आते हैं हमारे सवाल पर। सवाल देखो क्या है, सबसे पहला सवाल है 2 + 3 गुणा 4 - 8 और फिर क्या है, भाग 2 है, ठीक। तो BODMAS रूल के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे यानी कोष्ठक, तो कोष्ठक इस सवाल में है ही नहीं। फिर इसके बाद में ऑफ वाला गुणा भी इस सवाल में नहीं है, हमारे सवाल में है भाग गुणा जोड़ घटाना। तो सबसे पहले देखो पहले नंबर पे क्या है, भाग है, तो भाग होगा यानी इन दोनों को हल करेंगे। तो 8 में 2 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, यानी इन दोनों को हल करने के बाद में आता है हमारा 4। फिर यहां पर माइनस है, फिर ये हमारा 4, फिर गुणा, ये हमारा 3 है, फिर प्लस और फिर ये हमारा 2, ठीक है। तो भाग हमने हल कर दिया। इसके बाद में आता है गुणा, तो गुणा है इन दोनों के बीच में, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 4 तिया हो जाएगा 12, तो ये हमने लिखा 12, फिर यहां पर है -4 और इस तरफ है हमारा प्लस का 2 है, ठीक है। इन दोनों को हल किया तो 12 आया। फिर इसके बाद में गुणा के बाद में आता है जोड़, तो जोड़ है इन दोनों के बीच में, तो चलिए 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14, तो ये हो गया हमारा यहां पर कितना, 14 हो गया। तो ये हमने लिखा 14 और यहां पर माइनस का 4 है। अब इसके बाद में क्या है, माइनस, और अब माइनस ही बचा हुआ है, तो अब इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो 14 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 10, और यही 10 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इस प्रकार से हमें इस तरह के सवालों को हल करना होता है, ठीक है। तो इस वाले सवाल का आंसर आ गया है हमारा 10, ठीक। चलिए अब इसी का एक और दूसरा सवाल करते हैं जिससे आपको और भी कठिन कठिन सवालों को हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है हमारा देखो 2
गुणा, फिर है कोष्टक, उसके अंदर है 3 + 5 - 2, फिर हमारा है कोष्टक बंद, इसके बाद में गुणा, यहां पर है 10/5। ठीक, अब बॉडमास रूल के अनुसार देखो सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, ब्रैकेट के अंदर है ये संख्याएं, अब ब्रैकेट के अंदर भी हमारा बॉडमास रूल लगेगा, तो ब्रैकेट के अंदर भी देखो सबसे पहले प्लस है तो प्लस सोल्व होगा, फिर माइनस है तो माइनस सोल्व होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं को सोल्व करते हैं तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, तो ये आ गए 8 और यहां पर माइनस का 2 है। अब 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 6, यानी इसको सोल्व करने के बाद में हमारा कितना आ गया 6 आ गया। ठीक, फिर इसके बाद में गुणा, यहां पर कितना है हमारा 10 और यहां पर है भाग, ये हो गया हमारा 5 और यहां पर गुणा कितना है 2 है। ठीक है, समझ में आ गया, यानी इसको सोल्व करने के बाद में हमारा आया 6 और इधर वाली जो संख्याएं थी उनको यहां पर लिखा, इधर वाली संख्याएं थी इनको यहां पर लिखा। अब हमारा ब्रैकेट हल हो चुका है, अब ऑफ वाला कंडीशन यहां पर है नहीं, अब आता है डिवीजन। तो डिवीजन है इन दोनों के बीच में, तो 10 में हम 5 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, 2 बार, तो यहां पर आ गया हमारा 2, फिर ये हमारा गुणा है, फिर ये हमारा 6 है, फिर गुणा है और फिर ये है 2। ठीक है, अब इसके बाद में देखो भाई भाग के बाद में आता है गुणा, तो अब गुणा ही बचा हुआ है तो चलिए गुणा कर लेते हैं, तो 6 दूनी हो जाएगा 12, तो ये हो गया 12, फिर इसके बाद में गुणा यहां पर 2 है, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तो ये हमने लिखा 24 और यही 24 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई ये चीज। चलिए, तो इसका आंसर दूसरे वाले का हमारा आ गया है कितना 24 आ गया है। अब करते हैं हमारे तीसरे वाले सवाल को, लेकिन उससे पहले इसको हमें हटाना पड़ेगा, तो चलिए इसको हटाकर हमारा तीसरा वाला सवाल हम हल करते हैं। तो तीसरा सवाल देखिएगा क्या है, 3 गुणा 3, फिर इसके बाद में भाग है, फिर कोष्टक 9/3 है, फिर कोष्टक बंद, गुणा 4 गुणा 5। ये हमारा तीसरा सवाल है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट है हमारा ये, ब्रैकेट के अंदर है भाग, तो 9 में 3 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 तिरका 9, यानी 9 में 3 से भाग लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3, यानी 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा 3 बार। फिर इसके बाद में गुणा, यहां पर है 4 गुणा 5 और इस तरफ क्या है देखो भाग है और यहां पर 3 गुणा यहां पर 3 है। ठीक, समझ में आ गया ये चीज। चलिए, अब इसके बाद में देखो ये वाली कंडीशन है नहीं, अब आता है डिवीजन। तो डिवीजन हमारा है इन दोनों के बीच में, तो 3 से 3 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 3 एकम 3, एक ही बार जाएगा, तो यहां पर आ गया हमारा 1 गुणा, यहां पर है हमारा 4 गुणा, यहां पर है 5 और इस तरफ क्या है गुणा का हमारा 3 है। इन दोनों को हल करने के बाद में हमारा 1 आ गया। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। चलिए, अब हम इसके बाद में देखो भाग के बाद में करते हैं गुणा, तो अब पूरे सवाल में क्या बचा हुआ है गुणा ही बचा हुआ है, तो चलिए गुणा करते हैं। 3 का 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है, फिर 3 चौके 12, तो ये आ गया हमारा 12 और गुणा यहां पर कितना है 5 है, तो 12 और 5 का करेंगे तो 12 पंजा आ जाएगा हमारा 60, तो यही 60 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी हमारे तीसरे वाले सवाल का आंसर आ गया है 60। ठीक, समझ में आ गया, देखो कितना आसान है, बस बॉडमास रूल को हम फॉलो करते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। ठीक, चलिए अब इसको हटा देते हैं और अगले सवाल को हल करते हैं। चलिए, अगला हमारा चौथा सवाल है, देखो 18/2 गुणा 3, फिर कोष्टक के अंदर 3 है, इसके बाद में -2 + 5। ठीक, तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या हल होगी, यानी ये जो दोनों संख्याएं हैं ये क्या है हमारी, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट हो गया, फिर ऑफ वाली कंडीशन आ गई हमारी ये, तो इन दोनों को हल करेंगे, 3 तिरका कितना हो जाएगा 9, तो ये आ गया हमारा 9 -2 + का 5। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। चलिए, इसके बाद में यहां पर गुणा, ये हो गया हमारा 2, फिर ये आ गया हमारा भाग, ये हो गया हमारा 18। ठीक है, अब देखो भाई ये दोनों कंडीशन सोल्व हो चुकी हैं, अब आता है भाग यानी डिवीजन, तो डिवीजन हमारा है इन दोनों के बीच में, तो 18 में 2 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 2 नाम 18 9 बार, तो ये आ गया हमारा 9 गुणा, यहां पर हमारा 9 है, फिर माइनस का 2 और फिर प्लस का 5 है। ठीक है, अब देखो डिवीजन हो गया, इसके बाद में आता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, इन दोनों को करेंगे तो 9 और 9 का होगा, तो 9 9 में हो जाएगा हमारा 81, फिर माइनस का 2 और फिर प्लस का यहां पर कितना है 5 है। ठीक, अब हमारा ये हो गया, अब आता है इसके बाद में जोड़, तो जोड़ है हमारा, देखो ये संख्या काय की है माइनस की है, तो इसको छोड़ देंगे, जोड़ हमारा इन दोनों के बीच में है, ये प्लस की संख्या ये भी प्लस की है, तो 81 और 5 हो जाएंगे हमारे 86 और माइनस का 2 है, तो आ जाएगा हमारा -2, तो 86 में से 2 जाएंगे तो हमारे बचेंगे यहां पर 84। ठीक है, तो ये जो 84 है हमारे इस वाले सवाल का आंसर आ गया है, कितना आ गया है 84 आ गया है। ठीक है, समझ में आई ये चीज यहां तक। चलिए,
अब हमारा एक और सवाल है, पांचवा सवाल, इसको भी हल कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, कोई भी समस्या आपको ना आए। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है पांचवा सवाल, इसको देखते हैं। 9 फिर इसके बाद में कोष्टक 2, फिर कोष्टक के अंदर 3 + 2 है, फिर यहां पर डिवीजन 5, फिर कोष्टक बंद और फिर भाग यहां पर कितना है 3 है। ठीक है, ये सवाल है बहुत आसान है, आप भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले देखो भैया, कोष्टक हल होगा, लेकिन कोष्टक के अंदर भी कोष्टक है, तो सबसे पहले वो छोटी वाली कोष्टक हल होगी। ठीक है, तो 3 और 2 हो जाएंगे 5, यहां पर है डिवाइड हमारा 5, और यहां पर देखो ये जो 2 है इसी के साथ गुणा में है। ठीक है, और ये क्या है, ऑफ वाली कंडीशन है, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, तो ये हो गया 10 भाग 5, और ये हमारा हो गया कोष्टक बंद, और इस तरफ क्या है भाग 3 है, और इस तरफ क्या है 9 है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब इसके बाद में बड़ा वाला कोष्टक हल होगा, तो 10 में भाग लगाना है 5 से, तो 5 दूनी कितना होता है 10, यानी 2 बार जाएगा। फिर ये हो गया हमारा कोष्टक, और यहां पर आ गया 9, फिर ये डिवीजन, और ये हमारा हो गया 3। अब ये ऑफ वाली कंडीशन है, तो 9 दूनी हो जाएगा हमारा 18, और यहां पर आएगा डिवीजन, और ये आ गया हमारा 3। ठीक है, अब हमारा डिवीजन है, तो 3 से 18 में भाग लगाएंगे तो टीचिंग हो जाएगा हमारा 18, तो कितना आ गया 6, और यही 6 हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो ये 5 सवाल मैंने लिए हुए थे, पांचों के पांचों ही सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है पहाड़े याद करना। मैंने आपको बोला था कि भैया अगर आपको पहाड़े याद नहीं हो रहे हैं, पहाड़े याद करने में आपको समस्या आ रही है, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि भैया पहाड़े जो हैं आपको जिंदगी भर याद रहेंगे, कभी भी आप पहाड़े भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे इसमें देखो 2 समस्याएं आती हैं पहाड़े याद करने में, कि भैया पहले तो आपको पहाड़े बिल्कुल भी नहीं आते, यानी 2 से लेकर 10 तक आपको पहाड़े याद नहीं है, और एक कंडीशन आती है कि भैया 2 से 10 तक तो पहाड़े हमें याद हो जाते हैं, लेकिन उससे आगे के पहाड़े हमें याद नहीं है। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन बता दूंगा। अगर आपको 2 से 10 तक पहाड़े याद नहीं है तो उनको कैसे याद रखना है, 2 से 10 तक पहाड़े याद है तो आगे के पहाड़े आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 2 से 10 तक के पहाड़ों को सीखते हैं। तो देखो भैया, गिनती तो आपको 10 तक गिनती तो आती ही होगी, तो सबसे पहले भाई 10 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 तक हमने गिनती लिख दी। अब देखो 2 का पहाड़ा कैसे बनेगा। ठीक है, तो 1 के बाद कितना आता है 2, तो ये हमने लिखा 2। फिर इसके बाद में देखो 2 3 और यहां पर कितने आएंगे 4। अब 4 से गिनो 4 5 और यहां पर आएंगे 6। ठीक है, फिर इसके बाद देखो 6 7 और यहां पर आएंगे 8। फिर इसके बाद में 8 9 और यहां पर आएंगे 10। फिर 10 11 और यहां पर आएंगे 12। फिर 12 13 और यहां पर आएंगे हमारे 14। ठीक है, फिर 14 से यहां पर 15 और यहां पर आएंगे 16। फिर 15 16 16 17 और यहां पर आएंगे 18। फिर 18 19 और यहां पर आएंगे 20। अब देखो ये 2 का पहाड़ा हमारा बनकर के रेडी हो चुका है। अब आप इसको पढ़ भी सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठ 16, 2 नाम 18 और 2 धाम के 20 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में भैया देखो 3 का पहाड़ा भी अगर आपको याद नहीं है तो 3 का पहाड़ा आप कैसे याद करेंगे। तो ये देखो 3, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, 5 और 10 हो जाएंगे हमारे 15, 12 और 6 हो जाएंगे हमारे 18, 14 और 7 हो जाएंगे हमारे 21। ठीक है, 16 और 8 हो जाएंगे हमारे 24। इसके बाद में 18 और 9 हो जाएंगे हमारे 27 और 20 और 10 हो जाएंगे हमारे 30। ये देखो 3 का पहाड़ा बन गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 अट्ठ 24, 3 नाम 27 और 3 धाम के 30। अब इसी प्रकार से 4 का पहाड़ा याद नहीं है, कुछ नहीं करना है। सबसे इधर वाला पहाड़ा और इधर वाले पहाड़े को आपको देखना है। 6 और 2 हो जाएंगे हमारे 8, 9 और 3 हो जाएंगे हमारे 12, 12 और 4 हो जाएंगे हमारे 16, 15 और 5 हो जाएंगे हमारे 20, 18 और 6 हो जाएंगे हमारे 24, 21 और 7 हो जाएंगे हमारे 28, 24 और 8 हो जाएंगे हमारे 30। ठीक है, 27 और 9 हो जाएंगे हमारे 36। ठीक है, और 30 और 10 हो जाएंगे हमारे 40। तो ये देखो 4 का पहाड़ा बन गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठ 32, 4 नाम 36 और 4 धाम के 40। ठीक है, अभी मैं आपको 11 से 20 तक की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपसे कोई पूछ लेगा ना 12 अट्ठे कितने होते हैं, 13 छिंग कितने होते हैं, 19 सत्ते कितने होते हैं, आप डायरेक्टली बता देंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप बताएंगे कि भैया इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो इसको और समझ लेते हैं। यहां पर देखो भैया 5 का पहाड़ा याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। यहां पर देखो सबसे इधर वाली लाइन और सबसे इधर वाली लाइन को हमें जोड़ना है। तो यहां पर देखो 8 और 2 हो जाएंगे हमारे 10। ठीक है, 12 और 3 हो जाएंगे हमारे 15, 16 और 4 हो जाएंगे हमारे 20, 20 और 5 हो जाएंगे हमारे 25, 24 और 6 हो जाएंगे हमारे 30,
28 और 7 हो जाएंगे हमारे 35, ठीक है। 30 और 8, अरे यहां पर हमारा कितना आएगा, 32 आएगा, ठीक है। तो 32 और 8 हो जाएंगे हमारे कितने, 40, 36 और 9 हो जाएंगे हमारे 45, और 40 और 10 हो जाएंगे हमारे 50। तो देखो हमारा 5 का पहाड़ा भी बन करके रेडी हो गया। इसी प्रकार से आप 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का पहाड़ा बना करके याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिसमें अगर आपको 10 तक पहाड़े याद हैं तो फिर आप 20 तक पहाड़े अपने आप ही याद रख सकते हैं। कोई भी आपसे पूछ ले कि भैया बताइए 12 अट्ठे कितने होते हैं, 14 अट्ठे कितने होते हैं, 19 सत्ते कितने होते हैं, आप डायरेक्टली बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, जैसे कि मान लीजिए हमारा 11 का पहाड़ा हो गया। अच्छा 11 का पहाड़ा तो सभी को वैसे ही याद होता है, लेकिन देखो इसको हम लिख देते हैं 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99 और 11 धाम को 110। तो ये पहाड़ा तो सभी को याद होता है। दिक्कत आती है 12 के पहाड़े में कि भैया 12 का पहाड़ा कैसे याद होगा, ठीक है। तो 12 का पहाड़ा देखो कैसे हम याद रखेंगे। सबसे पहले ये हमने लिखा 12, ठीक है। तो यहां पर कितना है, 1 है। तो यहां पर 1 का पहाड़ा यानी 1 से 10 तक हमें गिनती लिख देना है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी जो ट्रिक है वो समझा रहा हूं, इसलिए हमको ये लिखने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन ट्रिक आप समझ जाएंगे फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप बताएंगे। कोई भी आपसे पूछ लेगा ना, बताइए 12 अट्ठे कितने होते हैं, 13 नब्बे कितने होते हैं, 19 सत्ते कितने होते हैं, आप डायरेक्टली बता देंगे, ठीक है। तो चलिए ये तो हमने 10 तक गिनती लिख ली। अब 2 का पहाड़ा लिखो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 और 2 धाम के 20। ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर देखो 12 है तो सीधे सीधे हमने लिखा 12, यहां पर 24 है तो हमने सीधे सीधे लिखा 24, यहां पर 36 है तो सीधे सीधे हमने लिखा 36, यहां पर 48 है तो सीधे सीधे हमने लिखा 48, ठीक है। अब जैसे यहां पर 2 अंक आते हैं तो इधर वाला जो अंक है उसको सीधे सीधे लिख दो, यानी 0, 5 और 1 हो जाएंगे 6, तो हमने लिखा 6, ठीक है। यहां पर 2 है तो ये हमने लिखा 2, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, तो हमने लिखा 7। यहां पर 4 है तो 4 और 7 और 1 कितने हो जाएंगे 8, तो हमने लिखा 8, ठीक है। यहां पर 6 है तो 6, 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9, तो हमने लिखा 9। यहां पर 8 है तो हमने लिखा 8 और 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, तो ये हमने लिखा 10। और यहां पर 0 तो 0 और 10 और 2 हो जाएंगे 12, तो हमने लिखा 12। ये देखो हमारा 12 का पहाड़ा बन करके रेडी हो गया है। देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नब्बे 108 और 12 धाम को 120, ठीक है। चलिए अब आपसे मान लीजिए कोई पूछ ले कि बताइए 12 अट्ठे कितने होते हैं, ठीक है। तो आपको मन में ही सोचना है। देखो किसी ने पूछा 12 अट्ठे कितने होते हैं, तो आपने मन में ही सोचा कि भैया 12 इस प्रकार से लिखाता है, ठीक है। हमसे कितना पूछा है, अट्ठे, 12 अट्ठे पूछा है। तो हम यहां पर जब पहाड़ा बनाते हैं तो देखो 2 का पहाड़ा लिखते हैं और यहां पर देखो 1 से 10 तक गिनती लिखते हैं। तो यहां पर देखो किसी ने पूछा है 12 अट्ठे, ठीक है। तो 2 अट्ठे कितने होते हैं, हमें 2 अट्ठे देखना है। 2 अट्ठे कितने होते हैं, 2 अट्ठे होते हैं हमारे 16, ठीक है। और 1 से 8 तक गिनती गिनेंगे तो वहां पर कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो 6 को यहां पर लिख दो, 8 और कितने हो जाएंगे 9, तो कितना आ गया 96। यानी कोई आपसे पूछेगा कि भैया 12 अट्ठे कितने होते हैं, 96, आप ऐसे बता दोगे, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार कोई आपसे पूछ ले कि भैया 13 सत्ते कितने होते हैं, 13 सत्ते कितने होते हैं, तो भैया आपने देखा कि 13 हम लिखते हैं ऐसे हैं, यानी 3 का पहाड़ा। सत्ते पूछा है तो 30 आते हमारे होते हैं कितने, 21 होते हैं, तो हमने लिखा 21। और 1 से 7 तक की गिनती में यहां पर 7 आएगा, तो 1 का 1 लिखेंगे, 7 और 2 कितने होते हैं 91, सॉरी 9 होते हैं, 7 और 2 हमने 9 लिख दिया। तो 13 सत्ते कितने हो जाएंगे हमारे 91 हो जाएंगे। इसी प्रकार कोई पूछ ले कि भैया 19 पंजे बताओ, 19 पंजे कितने होते हैं, तो आपने लिखा कि भैया 19 ऐसा लिखाता है। तो 19 पंजे पूछा है तो 9 पंजे कितने होते हैं 45, तो आप 45 लिख लेंगे, यानी दिमाग में ही सोच लेंगे कि 45। और 1 से 5 तक गिनती लिखेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। यहां पर जो 5 है उसको ऐसे लिख देंगे, 5 4 होते हैं 9, तो आप बता देंगे कि भैया 19 पंजे 95 होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भैया 17 का पूछ ले कि बताइए 17 अट्ठे कितने होते हैं, तो भैया 17 आप इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। आप सोचेंगे कि भैया 17 अट्ठे पूछा है, ठीक है, 17 अट्ठे पूछा है, तो 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 7 8 कितने होते हैं 56, तो आप 56 लिखेंगे। और 1 से 8 तक गिनती लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। अब यहां पर 6 है तो 6 और 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13, तो आप बता देंगे कि भैया हमारा यहां पर 136 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है कोई भी पहाड़ा बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ये जो तरीका मैंने बताई है ऐसा तरीका भाई सारी जिंदगी आप नहीं भूलेंगे, ठीक। तो चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है विभाज्यता, यानी कि अगर आपको कोई संख्या दे दी जाए, जैसे कि कोई भी संख्या है 4 9 5 2 7 और ये यहां पर 3 और ये 0। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये संख्या किससे कटेगी, आपको ऑप्शन दे दिए कि भैया 4
6, 9 या फिर आपको बोल दिया 2। आपसे पूछा है बताइए भैया ये संख्या किस नंबर से कटेगी, तो आपको पता नहीं होगा तो फिर आप कैसे बताएंगे। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को समझने के लिए हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम क्या है, ठीक है, आप संख्या को देखकर ही बता देंगे कि भैया ये जो संख्या ये 4 से कटेगी, ये 3 से कटेगी, ये 2 से कटेगी। ठीक है, तो इसके रूल क्या है उनको समझ लीजिए। ठीक है, तो रूल हमारे देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है 2 से कटने वाली संख्याएं क्या होंगी। अगर कोई संख्या 2 से कटेगी तो उसका रूल क्या होगा। ठीक है, तो 2 से कटने का रूल है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से अगर कोई भी किसी भी संख्या का इकाई अंक है तो वो संख्या हमारी क्या कटेगी, 2 से कट जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा 18। अब 18 का इकाई अंक देखो भैया 8 है, तो 8 है तो भैया ये हमारा 2 से कटना चाहिए, तो 2 से काटते हैं। देखो 2 एकम 2 और 2 नाम 18, 9 बार में कट गया। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। चलिए 2 से कटने का रूल तो आपको पता चल गया। अब देखिएगा अगर कोई संख्या 3 से कटेगी तो उसका रूल क्या होगा। 3 से कटने का रूल क्या है, ठीक है, तो 3 से कटने का रूल यह है कि मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, तो संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। ठीक है, जैसे कि देखो भैया हमने कोई संख्या ली जैसे 18 और 9। अब हमने देखा कि भैया बताइए क्या ये संख्या 3 से कटेगी, तो आप क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 8 और कितना होगा 9, 9 और 9 कितने होते हैं 18, ये हो गया 18। अब 18 3 से कट जाता है, इसका मतलब कि ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, क्या करना है, सभी अंकों को जोड़ना है, जोड़ करके देखेंगे क्या संख्या आई। अगर जो संख्या आई है वो 3 से कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 3 से कट जाएगी, चाहे संख्या कितनी भी लंबी क्यों ना हो। ठीक है, चलिए तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद में आता है हमारा 5 से कटने का रूल। 5 से कटने का रूल क्या है, ध्यान से देखिएगा। 5 से कटने का रूल है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है, किसी भी संख्या का इकाई अंक या 0 हो या 5 हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई संख्या लिखी 2, 8, 5, 9, 6, 3 और लास्ट में 0 लगा दिया। अब इसके लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। या फिर कोई और संख्या लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा 6, 9, 2, 7 और लास्ट में 5 लिख दिया, इसका लास्ट अंक 5 है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से कट जाएगी। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब आता है 6 से कटने का रूल। तो अगर कोई संख्या 2 से कटती है, ठीक है, अगर कोई संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, अब इसको कैसे चेक करेंगे, तो देखो कोई संख्या अगर 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। अब इसको कैसे चेक करोगे, सबसे पहले देखोगे कि भैया अगर उसका इकाई अंक इनमें से कोई भी है तो वो संख्या 2 से कट रही होगी। 3 से कटने का कैसे पता करोगे, तो भैया 3 से कटने का पता करोगे, आप सभी अंकों को जोड़ लोगे, जोड़ने के बाद में जो संख्या आई है वो अगर 3 से कट रही है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए सॉरी पेन गिर गया है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, यहां पर है 7। अब देखिए 7 से कटने वाली संख्याएं कौन सी होंगी, तो कोई भी संख्या अगर लगातार 6 बार रिपीट होती है, जैसे हमने लिखा 6, 6, 6, कितनी बार हो गया, 4 बार, 6, 6। अगर कोई संख्या लगातार 6 बार रिपीट होती है तो वो संख्या हमारी काय से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। ठीक है, 6, 6 हो गया, या फिर 5 भी 6 बार रिपीट होता है इस प्रकार से, तो ये संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, 7 से कट जाएगी। यानी कोई भी संख्या हो अगर वो 6 बार रिपीट हो रही है तो वो संख्या हमारी 7 से कट जाएगी। ठीक है, अच्छा 8 से कटने का रूल क्या है, ठीक है, 8 से कटने का रूल, तो 8 से कटने का रूल है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है, जैसे हमने लिखा 6, 5, 3, 8 और मान लीजिए लास्ट के कोई ये 3 अंक हैं। ठीक है, ये 3 अंक लास्ट के अगर 8 से कट रहे हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। ठीक है, समझ में आया। आप चेक कर लेंगे कि भैया ये पूरी लास्ट के जो 3 अंक हैं ये 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या हमारी 8 से ही कट जाएगी। ठीक है, इसके बाद में 9 से कटने का रूल क्या है, तो भैया सभी अंकों को जोड़ लो, जैसे कोई भी संख्या है 6, 9, 5, 2, 3, 7, 5, 7 इस प्रकार की कोई संख्या है
तो सभी को जोड़ लेंगे आप इस प्रकार से, ठीक है। सभी अंकों को जोड़ने पर अगर वो संख्या हमारी 9 से कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 9 से कट जाएगी, ठीक है। 10 से कटने का रूल क्या है, तो भैया लास्ट में 0 हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी 10 से कट जाएगी। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 होगी तो वो संख्या 10 से हमारी कट जाएगी, ठीक है। अच्छा, कोई रूल छूटा तो नहीं है, देख लेते हैं यहां पर। हाँ, 4 से कटने का रूल क्या है, अगर कोई संख्या 4 से कटेगी तो उसका रूल क्या है, तो भैया कोई भी संख्या है जैसे 6, 9, 5 और लास्ट के 2 अंक, ठीक है, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो वो पूरी संख्या हमारी 4 से ही कट जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कौन सी संख्या से हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या से क्या कटेगा, ठीक है। तो आप एक बार और समझ लीजिए, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है तो वो 2 से कट जाएगी। 3 से कटने का रूल क्या है, संख्या के सभी अंकों को हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में जो संख्या आएगी अगर वो संख्या हमारी 3 से कट रही है तो वो पूरी की पूरी संख्या ही हमारी काय से कटेगी, 3 से कटेगी। 5 से कटने का रूल क्या है, संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। 6 से कटने का रूल क्या है, अगर कोई संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है तो वो संख्या हमारी 6 से भी कट जाएगी। फिर इसके बाद में 7 से कटने का रूल क्या है, अगर कोई संख्या लगातार 6 बार रिपीट होती है तो वो संख्या हमारी 7 से कट जाएगी। 8 से कटने का रूल क्या है, संख्या के लास्ट के 3 अंकों को देखेंगे, संख्या के लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो वो पूरी संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। 9 से कटने का रूल क्या है, संख्या के सभी अंकों को हम जोड़ लेंगे, सभी अंकों को जोड़ने के बाद में जो संख्या आई है अगर वो संख्या 9 से कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 9 से कट जाएगी। 10 से कटने का रूल क्या है, या तो संख्या का इकाई अंक अगर 0 होगा तो वो पूरी की पूरी संख्या 10 से कट जाएगी, ठीक है। इसके बाद में 4 से कटने का रूल क्या है, संख्या के लास्ट के 2 अंक, ठीक है, अगर वो 4 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से भी कट जाएगी, ठीक। चलिए अब इसके बाद में चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट में, संख्याओं को काटना सीखें। अब देखो वही कॉन्सेप्ट आ गया, अब आपको पता करना है कि भैया ये संख्याएं जो यहां पर दी गई हैं ये कौन सी संख्या से कटेंगी, ठीक है। तो संख्याओं को कटने के कुछ नियम होते हैं, सबसे पहले उन नियम को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इस तरह से संख्याओं को काटना नहीं आता है कि कैसे काटेंगे, ठीक। तो काटने में बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले आप यहां पर उसको समझ लीजिए। जैसे कि मैंने लिखा भैया 16 बटे मान लीजिए 28 लिख दिया, ठीक है, 16 बटे 28। अब मैंने कहा कि भैया इसको आप काट दो, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहां पर इसको 2 से काट दिया, तो यहां पर देखो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ठीक। अच्छा, यहां पर 15 की जगह 16 की जगह 15 लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको आपने 2 से काट दिया, अब यहां पर ये 2 से नहीं कट रहा है तो इसको आपने 3 से काट दिया, तो 3 5 15। अब इसको आपने 2 से काटा है, इसको आपने 3 से काटा है, तो इसका मतलब आपका सवाल गलत हो गया। तो रूल क्या है, जैसे कि भैया ऊपर कोई भी संख्या है, अगर ऊपर की संख्या को आपने 2 से काटा है तो नीचे की संख्या को भी आपको 2 से ही काटना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऊपर की संख्या को आपने 5 से काटा है तो नीचे भी 5 से काटना पड़ेगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि भैया नीचे की संख्या जिस नंबर से हम काट रहे हैं उसी नंबर से ऊपर की संख्या को भी हमें काटना है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे सवालों को हल करते हैं, ठीक। तो कटने का नियम क्या है, तो देखो भैया ये जो नीचे है ये 2 है तो ये तो 2 से कट ही जाएगा, लेकिन ऊपर वाली संख्या ये 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, कैसे चेक करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था। अगर किसी अंक संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो इसका इकाई अंक कितना है, 8 है, मतलब ये 2 से कट जाएगी। तो यहां पर देखो 2 एकम 2 और 2 नाम 18, तो देखो 9 बार में कट गया, तो आंसर आ गया हमारा 9। अब इसी प्रकार यहां पर देखो तो संख्या का इकाई अंक या तो 2 से कटने का रूल क्या है, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। देखो इसका इकाई अंक 8 है तो ये 2 से कटेगी, इसका 4 है मतलब ये भी 2 से कटेगी। तो चलिए 2 से काट देते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2, अब 1 में भाग नहीं जाएगा तो ना जाने की 0, और यहाँ पर कितना है 14, तो 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर आ जाओ तो 2 दूनी 4, 1 है तो ना जाने की 0 और 2 नाम 18, कितना आ गया 209 बटे 107। अब देखो भैया ये वाली जो संख्या है ये इसका इकाई अंक 9 है, मतलब ये भी 2 से नहीं कटेगी, इसका 7 है, मतलब ये दोनों संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी। अब चेक करिए क्या 3 से कटेगी, 3 से कटने का रूल क्या है, इन दोनों को जोड़ लो, तो 9 और 2 होते हैं 11, मतलब ये 11 से 11 हो रहे हैं, 11 3 से नहीं कटता मतलब 3 से भी नहीं कटेगी, मतलब अब ये संख्या जो है आगे नहीं कटेगी, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको भी देख लेते हैं, यहां पर देखो इसका इकाई अंक 2, इसका है 8, तो देखो भैया ये भी 2 से कट जाएगी, तो 2 से काटते हैं। तो यहाँ पर 3 है तो देखो 2 एकम 2, 3 थे तो 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 14, तो 2 सत्ते 14, ठीक है। अब यहाँ पर कितने हैं 9 है तो 2 चौके 8, अब 9 थे
तो 2 चौके 8 तो कट गए, अब कितना बचा 1, तो यहाँ पर हो जाएंगे कितने 12, तो 2 6 12। अब यहाँ पर आ जाओ, 2 तिया 6 9 है, तो 2 चौके 8, अब 9 थे तो 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 14, तो 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 8 है तो 2 चौके 8। ठीक है, अब इसका इकाई अंक 4 है और इसका 6 है, मतलब फिर से 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 17 है, तो 2 8 16, अब 17 थे तो 1 बचेगा, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 14, तो 2 सत्ते 14, अब यहाँ पर 6 है तो 2 तिया 6। अब इसको भी काट देते हैं, 3 है तो 2 एकम 2, 3 थे तो 1 बचेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 14, तो 2 सत्ते 14, यहाँ पर 7 है तो 2 तिया 6, अब 7 थे तो 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 14, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, अब इसका इकाई अंक 3 है और इसका 7 है, मतलब ये दोनों संख्याएं हमारी 2 से नहीं कटेंगी। 3 से चेक करते हैं, तो देखो भैया 7 और 3 10, 10 और 8 18, तो ये तो 3 से कट जाएगी। इसको देखते हैं, 7 3 10, 10 और 7 17 और 1 18, हाँ दोनों 3 से कट जाएंगे, 3 से काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, अब 8 थे तो 2 बचेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे कितने 27, तो 3 नाम 27। ठीक है, और 3 एकम 3 कट गया। अब इसके बाद में इसको भी 3 से काटते हैं, तो 3 5 15, अब 17 थे तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे 23। ठीक है, तो 3 8 होते हैं 24, तो 30 7 21। ठीक है, अब 23 थे तो यहाँ पर कितने बचेंगे 2 बचेंगे, 3 नाम 27, देखो कट गया। अब इसको देखो क्या ये फिर से हमारा 3 से कट सकता है, तो 9 और 1 10, 10 और 2 12, ये तो 3 से कट जाएगा। इसको देखते हैं, 9 और 7 16, 16 और 5 कितने होते हैं 16 5 21, फिर से 3 से कट जाएगा। चलिए 3 से काट देते हैं, तो यहाँ पर देखो 29 है हमारा, तो 30 7 21, 3 8 24, 3 नाम 27, तो 3 नाम 27, 28 29 कितने बचेंगे 2 बचेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 21, तो 30 7 21। ठीक, अब इसको भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो 5 है तो 3 एकम 3, अब 5 थे तो 2 बचेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कितना 27, तो 3 नाम 27। ठीक है, यहाँ पर 9 है, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो ये हमारा कट गया है, कितना आ गया है 193/97। ठीक है, फिर से हमारा देखो कट सकता है क्या, 9 और 3 हो जाएंगे 12, 12 और 1 13। अब ये 3 से नहीं कटेगा, इसको अब हम नहीं काटते, इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा 945/310। ठीक, तो ये तो देखो भैया ये तो 5 से कट जाएगा, इसका इकाई अंक 5 है और इसका 0 है, मतलब दोनों 5 से कट जाएंगे। चलिए 5 से काटते हैं, तो यहां पर देखो कितना है 31 है, तो 5 छक्के 30, 31 थी तो 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 10, तो 5 दूनी 10। अब इसको काटते हैं, तो यहां पर 9 है तो 5 एकम 5, 4 बचेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 44, तो 5 8 40, 44 थी तो 4 बचेंगे, यहां पर हो जाएंगे 45, तो 5 नाम 45, देखो कट गया। अब ऐसे ही इसको काट सकते हैं, देखो यहां पर ये 2 से तो कट ही सकता है, लेकिन हम इसको 4 से भी काट सकते हैं, क्योंकि देखो इकाई के 2 अंक ये भी 4 से कट रहे हैं, ये भी 4 से हमारे कट रहे हैं। तो चलिए 4 से काटते हैं, देखो 4 एकम 4, यहां पर 5 है तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 12, तो 4 तिया 12 और यहां पर 4 एकम 4। अब इसको भी काट देते हैं, 4 8 32, यहां पर 6 है तो 4 एकम 4, 2 बच जाएंगे, तो यहां पर हो जाएंगे 24, तो 4 6 24। ठीक है, तो ये भी हमारा कट गया। अब ये वाला जो है इसको आप काट करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, जिसका भी पहले कमेंट आएगा जो अच्छी सी आंसर बताएगा उसकी कमेंट को मैं लाइक करूंगा, उसकी कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है भिन्न। ठीक, तो भिन्न भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, बहुत सारे बच्चों को भिन्न जो है वो अच्छे से समझ नहीं आता है। तो कैसे करना है समझो। सबसे पहले तो ये समझिए कि भिन्न होता क्या है। ठीक है, तो अगर कोई संख्या p/q के रूप में लिखी है तो वो संख्या क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। यानी जो संख्या बटे के रूप में लिखी हो, जैसे कि 1/2, 3/5, 6/7, इस प्रकार की जो संख्या ये क्या कहलाती हैं, भिन्न कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको हम बोलते हैं अंश। ठीक, और नीचे वाली जो संख्या होती है इसको हम बोलते हैं हर। ठीक है, तो ये होती है हमारी भिन्न। ठीक, अच्छा भिन्न के सवाल कुछ इस प्रकार के होते हैं, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि भैया भिन्न के सवालों को कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा। क्योंकि भाई नॉर्मल संख्याएं होती हैं 2 + 3, 4 + 5 इस प्रकार की होती है तो हल कर लेते हैं, लेकिन इस प्रकार की संख्याएं आ जाएं तो इनको कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे और गुणा करेंगे। चलिए अब हम इनको समझते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा पहला सवाल है 2/3 + 4/5। ठीक, तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, नीचे वाली जो संख्याएं होती हैं इनका हम एलसीएम निकालते हैं। जो हमने शुरू में सीखा था एलसीएम कैसे निकालें, तो सबसे पहले ये जो नीचे वाली संख्या है इनका हमें एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 5 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा
15। ठीक है, आप निकाल करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि भाई इनका एलसीएम आता है हमारा 15। ठीक, अब हमें करना क्या है, देखो ये वाला जो 3 है, सबसे पहले इस वाली भिन्न को हम हल कर रहे हैं, तो इस वाली भिन्न का ये जो 3 है, 3 का भाग लगाइए 15 में, कितनी बार जाएगा, 3 5 15, 5 बार। तो ये जो 5 आया है इसका गुणा ऊपर करेंगे 2 में, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो ये हमने लिखा यहां पर 10। ठीक, फिर बीच में प्लस है तो हम लगाएंगे प्लस। ठीक है, इसके बाद में अब आप यहां पर देखिए दूसरी वाली भिन्न पर आ जाइए। अब यहां पर देखो इसके बटे में क्या है, 5, 5 से भाग लगाइए 15 में, कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, 3 बार। अब ये जो 3 आया है इसका गुणा ऊपर करेंगे 4 में, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। तो ये हमने लिख दिया यहां पर 12। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। तो 12 और 10 हो जाएंगे हमारे कितने, 22। तो ये हमने लिखा 22, और बटे में कितना है, 15। तो ये हमने लिखा 15। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब भिन्न का घटाना सीख लेते हैं। तो अगर आपको भिन्न का जोड़ आ गया है तो घटाना आपके बाएं हाथ का खेल है, बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, आप निकाल करके चेक कर सकते हैं, एलसीएम हमारा इनका आएगा 10। अब देखिए पहली वाली भिन्न को हल करते हैं। यहां पर क्या है, 5, 5 से भाग लगाइए 10 में, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार। अब ये जो 2 आया है इसका गुणा ऊपर 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो यहां पर लिखेंगे 12। फिर यहां पर क्या है, माइनस, तो ये हमने लगाया माइनस। ठीक है, अब इसके बाद में देखिएगा हमें क्या करना है, दूसरी वाली भिन्न पर आ जाना है। ठीक, इसके बटे में क्या है, 2 है, 2 से भाग लगाइए 10 में, कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 5 बार। अब 5 का गुणा ऊपर 3 में करें, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। तो ये हो गया हमारा 15। ठीक, अब इनको हल कर लीजिए। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है, तो 15 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या काय की है, माइनस की है। तो सबसे पहले चिन्ह आएगा हमारा माइनस का। अब 15 में से 12 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो ये आ गया हमारा 3, और बटे में कितना है, 10। तो ये हमने लिख दिया 10। तो आंसर आ गया हमारा माइनस का 3/10। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब देखो भाई भिन्न का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं। ठीक है, तो गुणा करने में देखो, गुणा करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है गुणा करना। तो ध्यान से देखो करना क्या है, सबसे पहले देखो नीचे वाली किसी भी संख्या से हम ऊपर वाली किसी भी संख्या को काट सकते हैं अगर वो कट रही है तो। ठीक है, तो देखो भैया 2 से हमारा 6 कट जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ठीक है, कट गया। अब 5 से 15 भी कट सकता है, देखो 5 एकम 5 और 5 तिया 15। ठीक, तो नीचे तो 1 1 आ गया। तो सबसे पहले तो भैया 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और 3 का 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा। तो 9 आ गया। अब 9 में 1 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। यानी इन दोनों को गुणा करने के बाद में कितना आ गया है, हमारा 9 आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमें पहला काम क्या करना है, नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली किसी भी संख्या को हम काट सकते हैं। तो हमारा ये कट गया। अब कटने के बाद में हमें ऊपर वाली संख्याओं का गुणा ऊपर वाले के साथ कर देना है, नीचे वाली संख्या गुणा नीचे वाले के साथ कर देना। हमने 1 का 1 में किया 1 आया, और 3 का 3 में किया 9 आया। अब 9 में 1 से भाग लगाया तो हमारा 9 आया। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, भाग करना भी सीखेंगे हम। तो अगर आप गुणा करना सीख गए हैं तो आप भाग करना बहुत आसानी से सीख सकते हैं, बहुत आसानी से आप भाग को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो भाग को हल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये वाली जो संख्या है इसको सेम जैसा का तैसा ही हमें लिख देना है। ये हमने लिख दिया है। ठीक है, अब आपको एक बात पता होगी कि गुणा का उल्टा होता है भाग और भाग का उल्टा होता है गुणा। तो यहां पर देखो भाग है तो भाग का उल्टा क्या हो जाएगा, गुणा। तो भाग का उल्टा चिन्ह हमने लगा दिया गुणा। ठीक है, अच्छा भाग का चिन्ह हमने उल्टा कर दिया तो इसके सामने जो संख्या है ये भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यानी 8 चला जाएगा हमारा ऊपर और 3 आ जाएगा हमारा नीचे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखो भैया नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली कोई भी संख्या कट रही है तो हम उसको काट सकते हैं, क्योंकि अब हमारा ये पूरा का पूरा सवाल क्या बन चुका है, गुणा का सवाल बन चुका है। तो चलिए अब हम इसको गुणा को जैसे हल करते हैं वैसे ही हमें इसको भी हल कर लेना है। ठीक है, तो देखो भैया 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, ये कट गया। और यहां पर देखो 2 एकम 2 और 2 चौके 8। ठीक है, अब देखो सब कुछ कट चुका है, ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली का नीचे वाली के साथ। ठीक है, तो यहां पर देखो 3 का और 4 का गुणा होगा, 4 तिया कितना हो जाएगा 12। तो ये आ गया हमारा 12। इसके बाद में 1 का 1 में होगा तो 1 ही आएगा, और 12 में 1 का भाग लगाएंगे तो 12 ही आ जाएगा। यानी इसका आंसर हमारा कितना आ गया है, 12 आ गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया भिन्न। अब देखो भैया भिन्न के आपको कुछ इस प्रकार के सवाल भी दिए जा सकते हैं कि भैया 3-3 भिन्नों को एक साथ जोड़ो, 3-3 भिन्नों को एक साथ घटाओ, 3-3 भिन्नों को एक साथ गुणा करो, 3-3 भिन्नों को एक साथ भाग करो। तो इनको कैसे करना है, देखो वही सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले तो भैया नीचे वाली संख्याओं का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है।
तो 5, 5 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा हमारा 15। आप चाहे तो बगल में निकाल करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक एक भिन्न को हल करना है। तो 5 से भाग लगाइए, 15 में कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, 3 बार। 3 का गुणा ऊपर 2 में करो, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब इसके बाद में यहाँ पर है प्लस, तो ये आ गया हमारा प्लस। अब आ जाइए दूसरी वाली भिन्न पर, इसके नीचे क्या है 5, 5 से भाग लगाइए, 15 में कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, 3 बार। 3 का गुणा ऊपर 3 में करेंगे, 3 तिर का हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। फिर प्लस है तो हमने लगाया प्लस। 3 से भाग लगाइए, 15 में कितनी बार जाएगा, 3 5 है 15, 5 बार। अब ये जो 5 आया है इसको गुणा ऊपर कर दो 2 में, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, आ गया। अब इन सभी को जोड़ लो तो 10 और 9 कितने हो जाएंगे, 19, 19 और 6 हो जाएंगे हमारे कितने, 25। तो ये आ गया हमारा 25 और बटे में आ गया हमारा कितना, 15, ठीक है। अब इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, देखो 5 से कट जाएगा, 5 तिये 15 और 5 पंजे 25, तो कितना आ गया, 5/3। और यही 5/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब घटाना को भी हम सीख लेते हैं। अब यहां पर देखो नीचे वाली संख्याओं का हमें एलसीएम निकालेंगे, तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आएगा हमारा 10, ठीक है। तो आप पहली वाली संख्या को हल करो, 5 से भाग लगाओ, 10 में कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार। अब 2 आया है, उस 2 का गुणा ऊपर 6 में करेंगे, 6 दूनी हो जाएगा 12। फिर माइनस है तो माइनस। अब इसके बाद में अगली वाली भिन्न को देखो, 2 से भाग लगाओ, 10 में कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 5 बार। 5 आया, 5 का गुणा ऊपर 3 में कर दो, 5 तिया हो जाएगा हमारा 15। फिर आता है यहाँ पर माइनस। अब आ जाओ इस वाली भिन्न पर, 2 से भाग लगाओ, 10 में कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 5 बार। 5 का गुणा ऊपर 3 में करो, कितना हो जाएगा, सॉरी 5 का गुणा ऊपर कितना 5 है तो 5 में करो, 5 पंजे हो जाएगा हमारा कितना, 25। तो ये आ गया हमारा 25, ठीक है। अब इनको हल कर लो, तो 25 भी माइनस का है और 15 भी माइनस का है, तो 25 और 15 हो जाएंगे 40। तो ये हो गया हमारा माइनस का 40 और 12 है हमारा प्लस का, तो ये आ गया हमारा प्लस का 12 और बटे में आ गया हमारा 10, ठीक। चलिए अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं। देखो माइनस के 40 में से प्लस का 12 जाएगा, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आएगा। 40 में से 12 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 28 और बटे में आ गया हमारा 10। इसको हम 2 से काट सकते हैं, देखो 2 पंजे 10 और यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 चौके 8, कितना आ गया, 14। तो ये आ गया हमारा माइनस का 14/5 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब यहां पर देखो भिन्न का गुणा भी हम कर लेते हैं। तो देखो भिन्न का गुणा करने का रूल जो मैंने बताया था, सेम वही रूल है, उसी प्रकार से यहां पर भी हल होगा। तो देखो नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली किसी भी संख्या को हम काट सकते हैं। देखो भाई 2 से हमारा 2 कट गया, ठीक है। इसके बाद में देखो 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 तिरका 9 और यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। जो कट गया है उसको अब हम अगली स्टेप में लिख लेते हैं। यहां पर आ गया देखो 1 और यहाँ पर 2 भी हमारा एक बार में कटा था, तो 1/1 आ गया गुणा, यहां पर आ गया हमारा 1 और नीचे आ गया हमारा 3 गुणा, यहां पर भी एक बार में कटा है तो ये आ गया हमारा 1/2, ठीक है, समझ में आ गया। अब भाई इनका गुणा करना है ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ। तो 1 का 1 में होगा तो ऊपर तो हमारा 1 ही रहेगा। यहां पर देखो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो नीचे आ गया हमारा 6 यानी 1/6। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब हम भाग के सवाल को हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए जैसा हमने पिछले सवाल को किया था 2-2 भिन्नों वाला, उसी तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, देखो सिंपली सबसे पहली वाली जो संख्या इसको तो हम जैसा का तैसा ही लिख देंगे 4/5, ठीक। अब भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। तो यहां पर हम भाग के स्थान पर लगा देंगे गुणा, ठीक है। अब हमने भाग को उल्टा कर दिया तो इसके आगे जो संख्या ये भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी 15 चला जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा हमारा नीचे, ठीक है। फिर से यहां पर भाग है, इसको भी उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा गुणा और इसके सामने जो संख्या ये भी उल्टी हो जाएगी, यानी 3 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब हमारा ये पूरा का पूरा सवाल भिन्न का एक गुणा का सवाल बन चुका है। तो जैसे गुणा को हल करते हैं वैसे ही हमें इसको हल कर लेना है। तो चलिए क्या करेंगे, देखो नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली किसी भी संख्या को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो चलिए भैया यहाँ पर 5 से ये हमारा 5 कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। और 5 से हमारा 15 भी कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। अब जो बचा हुआ उसको लिख लेते हैं। तो यहां पर देखो 4 हमारा एक बार में कटा है, 5 भी हमारा एक बार में कटा है, गुणा यहां पर आ गया हमारा 3 और बटे में आ गया यहां पर 2 गुणा, ये भी हमारा एक बार में कटा है तो ये आ जाएगा 1/1, ठीक है। तो अब ऊपर वालों का गुणा ऊपर वालों के साथ, नीचे वालों का गुणा नीचे वालों के साथ, ठीक है। इस प्रकार से हमें कर लेना है। तो जैसे ही गुणा करेंगे 3 का 1 के साथ तो ये आ जाएगा हमारा 3 और यहां पर 2 का भी 1 के साथ होगा तो 2 आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 3/2, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है उसकी ओर चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा समीकरण।
तो समीकरण के इस प्रकार के सवाल आते हैं, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भैया इनको कैसे हल करेंगे। ठीक है, इसमें हमें करना कुछ नहीं होता है, हमें क्या करना होता है, यहां पर देखो क्या है 3x + 4x बराबर 9x - 2 और प्लस का 3। हमें यहां पर जो x है, x की वैल्यू निकालना है कि x के बराबर क्या आएगा। ठीक है, तो कैसे करना है, देखो पहले वाले सवाल को हम लिख लेते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, यहां पर लिखते हैं, देखो 3x, ठीक है, प्लस का 4x बराबर 9x - 2 प्लस का 3। ये हमारा पहला सवाल है। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखो x वाली जितनी भी संख्या है उनको एक तरफ ले आएंगे, तो ये हो गया हमारा 3x प्लस का 4x, और यहां पर देखो ये जो 9x है ना, इस तरफ का है प्लस का है, और बराबर के इस तरफ आएगा। बराबर के इस तरफ या उस तरफ किसी भी संख्या को हम ले जाते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, उलट जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। तो यहां पर ये 9x का है प्लस का, इस तरफ आएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा। फिर इसके बाद में माइनस का 2, सॉरी, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, सिर्फ हम 9 को इधर लाए हैं। अब इसके बाद में यहां पर बराबर, और ये दोनों पहले से इधर हैं, तो माइनस का 2 और प्लस का 3। ठीक, अब x वाली संख्याओं को एक साथ हमें हल कर लेना है, बाकी संख्याओं को एक साथ। तो यहां पर देखो 4x और 3x कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7x, तो ये हो गए हमारे 7x माइनस का 9x बराबर, यहां पर देखो 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेगा, 1 बचेगा, तो ये आ गया हमारा 1। ठीक है, चलिए यहां पर काय का है, माइनस का 9x है, तो बड़ी संख्या माइनस की है, तो सबसे पहले आएगा माइनस, 9 में से 7 जाएंगे, ठीक है, 9x में से 7x जाएंगे तो हमारे बचेंगे 2x बराबर 1। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x के साथ में देखो 2 यहां पर काय में है, गुणा में है। अब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये काय में जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बचेगा x, और बराबर में यहां पर कितना है, 1 है, और यहां पर क्या है, माइनस का 2, ये गुणा में था, इधर को नीचे लाएंगे इसको तो ये भाग में आ जाएगा, माइनस का 2, यानी x बराबर आ गया है हमारा 1/-2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हटा देते हैं यहां पर। अब हम इसका अगला वाले को हल करते हैं, यानी दूसरे सवाल को हल करते हैं। ठीक, तो दूसरा सवाल देखिएगा ध्यान से, क्या है, देखो 9x/4 प्लस का 3x बराबर 2x और माइनस का 3। यहां पर भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू ही निकालना है। ठीक है, तो यहां पर देखो बटे में कितना है, 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4 को इसके नीचे से हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 4 का गुणा बाकी सभी में हमें कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9x प्लस 4 का गुणा देखो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 तिया 12x, तो ये हो गया 12x बराबर 4 दूनी हो जाएगा हमारा 8x, और यहां पर माइनस का 4 तिया 12। ठीक है, समझ में आ गया, हमने 4 को हटाने के लिए 4 का सभी में गुणा कर दिया है, तो यहां से 4 हट गया है। ठीक है, अब देखो भैया ये हो गया हमारा 9x प्लस का 12x। अब हमें क्या करना है, x जितनी भी संख्या उनको एक तरफ करना है, बगैर x वाली संख्याओं को एक तरफ। तो x हमारा 8 के साथ भी है, तो 8 को इस तरफ लाएंगे, ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा, फिर बराबर, और यहां पर माइनस का 12। ठीक, अब प्लस वाली संख्या ये दोनों है, तो 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो ये हो गया हमारा 21x माइनस का 8x बराबर का आ जाएगा हमारा माइनस का 12। ठीक है, अब 21 में से 8 को हमें घटाना है। ठीक है, तो 21 में से हम 8 को घटाएंगे तो हमारे बचेंगे कितने, हमारे बचेंगे 13x। ठीक है, 13x बचेंगे, और बराबर में आ गया हमारा माइनस का 12। अब 13 देखो यहां पर गुणा में है, तो 13 को उधर ले जाएंगे हम नीचे, तो यहां पर x बराबर देखो माइनस का 12 तो पहले से है, 13 यहां पर गुणा में था, इस तरफ जाएगा तो नीचे आ जाएगा भाग में, तो ये हो गया माइनस का 12/13। ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम समीकरणों को हल करते हैं। एक और सवाल करते हैं, और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला सवाल आ गया हमारा 2y। तो ये हमने देखा 2y प्लस का 3 बराबर 5/-8। ठीक, अब यहां पर देखो x के स्थान पर क्या है, y है, x में नहीं है, ये सवाल काय में है, y में है, तो y वाली संख्याओं को एक तरफ, बगैर y वाली संख्याओं को एक तरफ। तो ये हो गया हमारा 2y, यहां पर 5y है, यहां पर प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा बराबर, यहां पर -8 पहले से है, और ये 3 का है प्लस का, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा हमारा 3। ठीक, अब देखो माइनस के 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा माइनस का 3y बराबर, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो चिन्ह आएगा माइनस का, और दोनों एक ही जाति के हैं, यानी दोनों माइनस के हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, 8 और 3 हो जाएगा हमारा 11।
ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया हमारा 3y बराबर 11। अब 3 इसके साथ में गुणा में है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 11/3 और यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है, बस हमें थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है और सवाल जो है हमारा आसानी से हल हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये आपको आ ही गया होगा। अब हमारा अगला सवाल करते हैं, देखो क्या है, 4/5x, ठीक, इसके बाद में प्लस का 3/2x बराबर 5-2, ठीक। अब देखो इसमें x वाली संख्या है तो एक तरफ ही है, बस हमको क्या करना है, इसको हल करना है। तो 5 में से 2 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 3, तो हमने 3 लिखा। अब इन दोनों को हम हल करेंगे, तो देखो x यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो x को हम कॉमन लेकर बाहर लिख देते हैं और कोष्टक के अंदर हमारा बचेगा 4/5 और प्लस का यहां पर बचेगा हमारा 3/2। ठीक है, समझ में आया। देखो x दोनों के साथ था तो हमने दोनों x को कॉमन लेके बाहर लिख दिया है। अब हम इसका गुणा करेंगे तो ये दोनों में फिर से आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब ये देखो एक भिन्न का जोड़ का सवाल है, इसको हम कैसे हल करेंगे, जैसे हमने भिन्न का जोड़ किया था सेम वैसे ही हम इसको भी हल करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 10 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब एक एक भिन्न को हल करते हैं, पहले इसको हल करेंगे तो 5 से 10 में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का गुणा ऊपर 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर आ गया प्लस, इसके बाद में 2 से 10 में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 5 बार। 5 का गुणा ऊपर 3 में होगा कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, और ये हो गया हमारा कोष्टक बंद और यहां पर बराबर में 3 है और यहां पर हमारा क्या है, x है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 8 कितने हो जाएंगे, तो 15 5 20 और 3 23, तो ऊपर हो गया हमारा 23 और बटे का 10, x का गुणा भी इसके साथ करेंगे तो 23/10 x हो जाएगा और बराबर में आएगा हमारा 3। ठीक, अब देखो भाई यहां पर जो 10 है ये यहां पर भाग में है, इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये काय में चला जाएगा, गुणा में। तो ये हो जाएगा हमारा देखो 23x और 10 यहां पर भाग में था, इस तरफ जाएगा तो काय में हो जाएगा, गुणा में, यानी 10 का गुणा 3 में हो जाएगा, 10 तिया कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 30। ठीक है, 10 का गुणा 30 में हो गया। अब इसके बाद में देखो 23 यहां पर गुणा में है, इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये आ जाएगा भाग में, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 30 और बटे में देखो ये 23 गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 23। तो ये हमारा आंसर आ गया कितना, x बराबर 30/23। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने इसको भी हल कर लिया है। अब ये वाला जो सवाल है इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा, आपका आंसर गलत आएगा तो फिर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर इसको समझा दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो कि सर y बराबर ये होगा। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा घातांक। ये एक ऐसा टॉपिक है भाई साहब, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। घातांक का अगर कोई भी सवाल आ जाता है ना तो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो घातांक के जो नियम है इनको हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तो घातांक के नियम क्या कहते हैं उनको समझो। जैसे कि कोई भी सवाल है हमारा इस प्रकार से, जैसे a की घात m गुणा a की घात n, इस रूप में अगर कोई सवाल होगा तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5, इस प्रकार से हमें एक सवाल दिया गया है। तो इसको हम डायरेक्टली हल करने के लिए कैसे लिख सकते हैं, तो देखो भाई यहां पर भी 2 है, ठीक है, यहां पर भी 2 है, ठीक है, 2 की घात 3 और 2 की घात 5 है। ठीक है, यानी इस रूप में हमारा सवाल है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो दोनों जगह पर 2 है तो सबसे पहले 2 लिखेंगे और ये जो दोनों घात हैं इन दोनों को गुणा में लिख देंगे 3 गुणा 5। ठीक है, ये हमारा डायरेक्टली आंसर निकल करके आएगा 2 की घात 5 दिया 15, तो 2 की घात 15 ये हमारा आंसर यहां पर डायरेक्टली निकल करके आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से हम इस तरह के सवालों को हल करते हैं। चलिए इसको यहां से हटा देते हैं। अब एक और दूसरा नियम जो है घातांक का उसको समझो कि भैया अगर इसी प्रकार का पैटर्न हो, जैसे कि 2 की घात 3 भाग 2 की घात 2, इस प्रकार का कोई सवाल है, जैसे अभी यहां पर बीच में गुणा था अब भाग में आ गया, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अच्छा यहां पर थोड़ी सी गलती यहां पर लिखी हुई है, यहां पर क्या होगा, यहां पर माइनस आएगा। ठीक है, अगर भाग में होगा तो यहां पर घातें क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई सा भी सवाल लिखा हुआ है तो हम उसको डायरेक्टली कैसे हल करेंगे, 2 की घात 3 है और यहां पर भाग 2 की घात 2 है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 - 2, यानी गुणा में इस प्रकार का पैटर्न होगा तो घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, और भाग में क्या होगा, घातें आपस में घट जाएंगी। तो इस प्रकार से लिखा तो हम उसको यहां पर घातों को घटाकर लिख दिया, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2 की घात 1। ठीक है, समझ में आ गया, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम इनको हल करते हैं, इसको भी यहां से हटा देते हैं।
अब आ जाइए हमारे अगले पैटर्न की ओर कि भैया अगर इस प्रकार से कोई सवाल हो, यानी घात है और फिर घात के ऊपर घात लगी होगी, तो हम उनको किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा 4, 4 की घात 3 है और इसके ऊपर एक और घात लगी हुई है 2, तो इसको हम डायरेक्टली कैसे हल करेंगे। अगर इसको आप नॉर्मली हल करेंगे तो भैया 4 को 3 बार लिखना पड़ेगा, फिर जो भी आएगा उसको 2 बार लिखकर गुणा करना होगा। तो हम डायरेक्टली इसको कैसे कर सकते हैं भैया, 4 की घात 3 गुणा 2, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6, तो 4 की घात 6 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर संख्याएं अलग अलग हों और उनके ऊपर घात लगी हो तो उनको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको समझो एग्जांपल से कैसे करना है। देखो इसको यहां से हटा देता हूं। अब देखो संख्याएं अलग अलग हैं, जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए संख्याएं मान लीजिए हमारी अलग अलग संख्याएं मान लेते हैं। ठीक है, जैसे संख्या है मान लीजिए 4 गुणा 5, दो संख्याएं हैं और इनके ऊपर घात लगी हुई है, मान लीजिए 3, ये कोई घात है। ठीक है, तो इसको अगर हम इन दोनों को गुणा करके और फिर 3 घात लगाएंगे तो ये सवाल थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए आसान बना लेंगे। कैसे, ये घातांक का नियम लगा करके हम क्या करेंगे भाई, यहां पर 4 है तो 4 की भी घात 3 लगा सकते हैं, गुणा यहां पर 5 है तो यहां पर 5 की भी घात 3 लगा सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। इस प्रकार से हमें इनको हल करना है। ठीक, तो इसको यहां से हटा देते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगला है हमारा, देखो अगर कोई संख्या इस प्रकार से बटे में है, ठीक है, जैसे 4, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो 4/5 कोई सवाल है, इसके ऊपर घात लगी हुई है मान लीजिए 3। ठीक है, जैसा कि यहां पर है a/b कोई संख्या, इसके ऊपर घात लगी हुई है, ऐसा ही हमारा यहां पर है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, इसको भी हम देखो घातें अलग अलग करके लिख सकते हैं। 4 की घात 3 लिख सकते हैं बटे 5 की घात 3 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब इसके बाद में देखिए यहां पर अगर किसी संख्या की घात 0 है, ठीक है, कोई भी संख्या है, जैसे मैंने लिखा 105 और इसकी घात लगी हुई है 0, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप जब भी निकालेंगे तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। दुनिया की किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद में देखो अगर किसी संख्या की घात माइनस में है, ठीक है, माइनस में है तो वो संख्या बटे में आ जाएगी। जैसे मैंने लिखा कि भैया 2 की घात -3, ठीक है, तो इसको अगर हम हल करेंगे तो भैया ऐसे तो हल करना पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1/2 की घात 3। अब 2 की घात 3 यहां पर प्लस में आ गया, अब 2 को 3 बार लिख करके गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद में भैया अगर किसी संख्या की घात बटे में है इस प्रकार से, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आप समझ लीजिए। इसी में सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। तो इसको हम देखो, जैसे कोई संख्या लिखी है 2, 2 के ऊपर घात लगी हुई है मान लीजिए 4/5, तो इसको हम हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये जो नीचे वाली संख्या है ना उसको लिखेंगे इस प्रकार से, फिर रूट लगाएंगे और जो मेन संख्या है उसको लिखेंगे रूट के अंदर, और जो ऊपर जो संख्या है उसको इसके ऊपर घात लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। क्या करना है, देखो जैसे किसी भी संख्या के ऊपर इस प्रकार से बटे में घात लगी हुई है तो सबसे पहले वाली घात को लिखेंगे, फिर रूट लगाएंगे, फिर जो संख्या उसको लिखेंगे और उसके ऊपर वाली घात लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे घातांक के नियम। चलिए अब हम हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं, यानी आयु निकालना, उम्र निकालना। ठीक है, उम्र निकालने वाले जो सवाल होते हैं इसमें बहुत सारे बच्चों को समस्या आती है कि भैया उम्र कैसे निकाली जाएगी, इस तरह के सवालों में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, जैसे रामू की वर्तमान आयु 25 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। ठीक है, जैसे मैं हूं, मेरी अभी उम्र 25 साल है, 3 साल बाद मेरी उम्र क्या होगी। इस तरह के सवाल तो बहुत आसान होते हैं कि भैया अभी जो है मेरी उम्र कितनी है, 25 साल है। ठीक है, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, मैं 3 साल और बड़ा हो जाऊंगा, तो इसी में 3 जोड़ दो तो 25 और 3 कितने हो जाएंगे, 28। यानी अभी मेरी उम्र क्या है, 25 है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, 28 होगी। तो ये तो आसान था, कोई भी कर सकता है। लेकिन इस तरह का सवाल आ जाए जैसे कि 5 वर्ष पहले श्याम की आयु 29 वर्ष थी। ठीक है, जैसे मैं अपने आप को ही लेकर इस सवाल को हल करता हूं। जैसे मैं हूं, मेरी 5 साल पहले जो उम्र थी वो कितनी थी, 29 साल थी। अब 3 वर्ष बाद मेरी आयु क्या होगी ये मुझे बताना है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 5 वर्ष पहले आयु,
5 वर्ष पहले आयु कितनी थी? 29 वर्ष थी। ठीक है, ये 5 वर्ष पहले थी, लेकिन अभी वर्तमान में क्या होगी? तो वर्तमान में भैया ये तो 5 साल पहले की है, अब वर्तमान में क्या होगा? 5 साल और बढ़ गए ना भाई, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो अभी कितना हो गया? 5 साल हो गए अब, तो इस 5 को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 29 और प्लस 5 ये क्या हो जाएगी? वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु कितनी हो गई? 29 प्लस 5, तो ये कितनी हो गई? 34 वर्ष। ठीक है, अब ये जो श्याम था, श्याम की 29 वर्ष थी 5 वर्ष पहले, अब श्याम की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 29 प्लस 5 यानी 34 वर्ष हो गई। अब हमें यह बताना है 3 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। तो 3 वर्ष बाद क्या होगी भैया? 3 और जोड़ देंगे, तो 3 वर्ष बाद श्याम की आयु क्या हो जाएगी? श्याम की आयु हो जाएगी 34 प्लस 3 यानी 37 वर्ष होगी। ठीक है, समझ में आया? तो बस छोटी छोटी सी बातें हैं, उनको आपको ध्यान रखना है कि भैया 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो अभी उसकी 5 वर्ष और बढ़ गई होगी। अब 3 साल और बाद की बताना है, तो 3 साल और ऐड कर देंगे, तो उसकी 3 साल बाद आयु कितनी हो जाएगी? 37 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, एक और सवाल देखिए इसी प्रकार का, यहां पर देखो ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, ए कोई व्यक्ति है और बी भी कोई व्यक्ति है, इन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 3:4 है, 4 है। ठीक है, और उनकी आयु का योग जो है वो 28 वर्ष है, तो उनकी आयु क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना ए की आयु, ठीक है, ए की आयु, अब देखो ए की आयु के अनुपात क्या है? 3 है, तो ए की आयु कितनी है? 3x है। हमने मान लिया, माना ए की आयु 3x है और बी की आयु कितनी है? 4x है। ठीक है, 4x है। ठीक, अब हमसे बोला गया है कि भैया उनकी आयु का योग जो है वो 28 वर्ष है, तो हमने ए की आयु मानी 3x और बी की आयु मानी 4x। ठीक है, अब इन दोनों का योग कितना है? 28 है, तो 3x प्लस 4x, इन दोनों की आयु जो है, इनका योग कितना है? 28 वर्ष है, तो उनकी आयु हमें बताना है कि ए और बी दोनों की आयु क्या होगी। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे? 4 और 3 7 और x, तो 7x बराबर 28। अब 7 यहां पर गुणा में है, इसको नीचे ले जाएंगे, भाग में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 28/7। 7 से 28 में भाग लगाओ, 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो x बराबर आ गया हमारा कितना? 4। ठीक, अब x की वैल्यू 4 आ गई, तो x की वैल्यू को यहां पर रखेंगे। ठीक है, तो हमारी a की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो a की आयु कितनी है हमारी? a की आयु है हमारी 3x और b की आयु कितनी है? b की आयु है हमारी 4x, तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है? 4 है, तो इसमें 4 का गुणा हो जाएगा, तो 4 तिया 12, यानी a की आयु जो है वो 12 वर्ष होगी। ठीक है, और b की आयु कितनी हो जाएगी? इसमें भी 4 का गुणा करेंगे, तो 4 चौके 16 हो जाएगी, और b की आयु हो जाएगी हमारी कितनी? 16 वर्ष। ठीक, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आयु वाले जो सिंपल सा फंडा होता है वो मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं डिटेल वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद में आता है भैया डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है? ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में, बहुत सारे जो शॉपिंग करते हैं उनके मन में ये सवाल होता है कि भैया डिस्काउंट तो हमें दे दिया, लेकिन डिस्काउंट निकालें कैसे? ठीक है, समझिएगा, देखो एक सवाल है, एक मोबाइल फोन की कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन इस पर 10% का डिस्काउंट है। अब आपको वह फोन कितने में मिलेगा? ठीक है, आपसे बोला है कि भैया इसकी जो कीमत है ये तो 2,999 थी, लेकिन 10% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10% डिस्काउंट के बाद में इसकी जो प्राइस है वो आपको देना है, तो वो प्राइस क्या होगी वो हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे भैया? तो यहां पर हम लिखेंगे मोबाइल की कीमत, मोबाइल की 100% कीमत, 100% कीमत कितनी है? 2,999 है। ठीक है, अब हमसे बोला गया कि भैया 10% का डिस्काउंट है, तो 10% का डिस्काउंट है मतलब कि 10% कीमत इसमें से कम की गई है। ठीक है, तो 10% कम करने के बाद में इसकी कीमत क्या होगी? ठीक है, तो 10% कम करेंगे तो भैया 100 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 90%। मतलब कि हमें इसकी 100% कीमत नहीं देनी है, हमें कितनी देनी है? सिर्फ 90% कीमत देनी है। तो ये जो संख्या है, ये जो प्राइस है, इसका हमें 90% निकाल लेना है।
तो ये हो जाएगा हमारा 2999। इसका 90% निकाल लीजिए, तो 90% निकालेंगे तो 90/100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगी, ठीक। अब इसके बाद में भाई साहब यहां पर 9 से हम इसमें गुणा कर लेंगे। देखो 9 नाम 81 की 1 हासिल आ जाएगा हमारा 8, फिर से 9 नाम 81, 81 और 8 कितने हो जाएंगे 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। तो 89 की आएगी 9 और हासिल हमारी फिर से 8 आ जाएगी। फिर 9 नाम 81, 81 और 8 फिर से हमारे कितने हो जाएंगे 89, तो 89 की 9 आएगी, हासिल फिर से 8 आ जाएगी। फिर 9 दूनी 18, 18 और 8 कितने हो जाएंगे 18 और 8 हो जाएंगे हमारे 26। तो ये आ गया हमारा 26, ठीक है। 26,991, ठीक है। अब इसमें बटे में 10 भी है, तो 10 से हम इसमें भाग लगाएंगे, ठीक। तो 10 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगी, यानी हमारा 2699.1, ठीक है। यानी कि लगभग आपको यहां पर 2699, वैसे इसकी कीमत कितनी थी 2999, लेकिन 10% कम करने के बाद में 2699 रुपए आपको उसको देना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए एक और डिस्काउंट का सवाल कर लेते हैं। यहां पर देखो 1499 का एक जीन्स जिस पर 6% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वह आपकी कितनी कीमत पर मिलेगा, वह आपको कितनी कीमत पर मिलेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो भैया इसकी 100% कीमत कितनी है वो लिखो। तो भैया 100% इसकी जो कीमत है वो कितनी है 1499 रुपए है। अब आपसे बोला गया भैया 6% डिस्काउंट है, तो आप क्या करेंगे इसमें से 6% को घटा देंगे। तो 6% घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, यहां पर बचेगा हमारा 94%। यानी आपको अब 100% कीमत नहीं देनी है, कितनी देनी है 94% कीमत देनी है। तो हम क्या करेंगे इसका 94% निकाल लेंगे। तो ये हो गया 1499, इतने रुपए की मिल रहा था, लेकिन हमें इसका सिर्फ 94% देना है, तो 94% हम इसका निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो ये हो गया 94। अब इसको हम 2 से काट लेते हैं। अच्छा 2 से नहीं काटते, सीधा हम गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे तो देखो यहां पर कर लेते हैं, देखो 1499 गुणा 94, ठीक है। तो सबसे पहले 4 से करेंगे, 4 नाम 36 की 6 हासिल 3, 4 नाम 36 और 3 कितने हो जाएंगे 37, 38, 39। तो 39 की आएगी 9 हासिल फिर से 3 आ जाएगा। फिर फिर इसके बाद में हमारा 4 चौक के 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे 17, 18, 19। तो 19 की 9 हासिल आ जाएगा हमारा 1, फिर 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है। अब 9 से कर देते हैं। 9 नाम 81 की 1 हासिल आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। फिर 9 नाम 81, 81 और 8 हो जाएंगे 89, 89 की 9 हासिल 8 आ जाएंगे। फिर 4 नाम 36, 36 और 8 कितने हो जाएंगे 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। तो 44 की 4 हासिल 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद में 9 एकम 9, 9 और 4 13, तो ये आ गया हमारा 13। अब इनको हम क्या करेंगे आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 6, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 की 9, ठीक है। हासिल हमारी फिर से 1 आ जाएगी। 5 और 1 6 और 4 10, 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4, तो ये हो गया हमारा 4 और ये 4, ठीक है। तो गुणा करने के बाद में हमारा कितना आ गया है, गुणा करने के बाद में हमारा आ गया है 14,0906 और बटे में कितना है 100 है, ठीक है। तो 100 से भाग लगाएंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगी यहां पर, तो हमारा आ जाएगा 14,09.06, यानी लगभग आपको 1409 रुपए आपको देना पड़ेगा। 1499 आपको नहीं देना है, कितना देना है आपको देना है सिर्फ 1409 रुपए, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे निकालना है। बहुत सारे बच्चों को साधारण ब्याज निकालना भी नहीं आता है, तो चलिए साधारण ब्याज को निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आपको साधारण ब्याज नहीं आता है तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, कहीं पर स्किप मत कीजिएगा, ठीक। चलिए तो यहां पर देखो भैया क्या है, 6,000 रुपए का 5% की वार्षिक दर से 9 वर्ष का साधारण ब्याज हमें निकालना है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो साधारण ब्याज का फार्मूला है हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। बस यही फार्मूला हमें लगाना है और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मूलधन, जो राशि हमें उधार दी गई है, उधार ली गई है, वही हमारा क्या कहलाता है मूलधन। तो मूलधन हो गया हमारा 6,000, तो ये हमने लिखा यहां पर मूलधन के स्थान पर 6,000 गुणा दर कितनी है, दर जो होती है जो परसेंटेज के रूप में होती है वो हमारी दर होती है, तो ये हो गई हमारी 5% गुणा समय हमारा कितना है 9 वर्ष, तो ये हो गया हमारा 9 और बटे में कितना है 100, तो ये हमने लगा दिया यहां पर 100, ठीक। समझ में आ गया। अब देखो भैया 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब जो संख्याएं बची हैं उनका गुणा कर लेते हैं।
तो 5 का 0 में होगा तो 0 आएगा, और 5 छक्का 30, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 300, और गुणा यहाँ पर कितना है 9 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 2 0 है, तो सबसे पहले 2 0 और 9 3 27, तो कितना आ गया 27, यानी 2700 रुपए ये हमारा साधारण ब्याज बन जाएगा 9 वर्षों में। कितना बन जाएगा, 2700 रुपए ये हमारा ब्याज निकल करके आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं साधारण ब्याज का। यहां पर देखो 9000 रुपए का 3% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, तो वही फार्मूला लगेगा भैया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में आ जाएगा हमारा क्या 100। ठीक है, समझ में आ गया। अब मूलधन क्या है भैया, जो राशि हमने उधार ली है वही मूलधन है, तो ये आ गया भैया हमारा 9000 मूलधन, गुणा दर कितनी है जो परसेंटेज में है वही दर है, तो 3 आ गया, समय कितना है 3 वर्ष है, तो ये आ गया 3, और बटे में कितना है हमारा 100, तो ये आ गया हमारा 100। ठीक, समझ में आया। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गई। अब इसके बाद में ये जो 3 है इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, तो 0 9 3 27, तो ये आ गया 270, और गुणा ये वाला 3 कर देते हैं, तो 0 7 3 21 की 1 हासिल आएगा हमारा 2, 3 दूनी 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, तो कितना आ गया 810। ठीक है, 0 की 0 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, 810 रुपए ये हमारा क्या आ गया है, साधारण ब्याज 810 रुपए। ठीक, समझ में आ गया। तो साधारण ब्याज के सवालों को इसी प्रकार से हल किया जाता है। तो चलिए अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना, ये साधारण ब्याज से थोड़ा सा हटके होता है, थोड़ा सा अलग होता है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज को भी समझते हैं आसान तरीके से। तो यहां पर देखो सवाल हमें दिया गया है 2000 रुपए का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है ए बराबर पी कोष्टक 1 प्लस आर बटे 100, और इसकी पावर आ जाती है एन। ये होता है हमारे चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। अब आप कहेंगे कि सर सवाल में यहां पर ना तो हमें कोई ए दिखाई दे रहा है, ना पी है, ना आर है, ना एन है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे फार्मूले में रखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, देखो ए का मतलब होता है मिश्र धन। ठीक है, ये मिश्र धन का फार्मूला है, ये सबसे आसान होता है, इसलिए हम मिश्र धन का फार्मूला लगाकर चक्रवृद्धि ब्याज को निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिश्र धन। ठीक, इसके बाद में पी होता है हमारा क्या, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा मूलधन। इसके बाद में आता है आर, आर मतलब होता है रेट, रेट यानी कि दर। ठीक है, किस रेट पर हमने पैसा लिया है वो दर होती है। एन, एन मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर यानी कि समय। ठीक है, समय, ये होता है समय। अब बस इन्हीं सभी वैल्यूज को हमें यहां पर रखना है और आंसर को निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया भैया ए बराबर, इसके बाद में देखो क्या है पी, पी की वैल्यू ये है, पी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है 2000, तो ये हमने रखा 2000। फिर इसके बाद में कोष्टक 1 प्लस आर, आर की वैल्यू क्या है, जो रेट है, जो परसेंटेज है वो हमारे दर है यानी आर है, तो ये आ गया हमारा 5, और बटे में आता है यहां पर 100, और इसकी पावर आती है एन, एन का मतलब होता है समय, समय कितना है 2 वर्ष, तो हमने लिखा 2। ठीक, चलिए अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 2000। इसके बाद में देखो इसको हम हल करेंगे तो 100 का गुणा 1 में होगा, तो 100 एकम 100, 100 और 5 कितने हो जाएंगे 105, तो ये हो गया 105, और बटे में आ गया 100, यानी 105 बटे 100, और इसकी घात आ गई हमारे यहाँ पर 2। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा भैया सीधा सीधा 2000। ठीक, इसके बाद में ये कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको हम 2 बार गुणा करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गुणा, इसको हम 2 बार लिखेंगे, तो 105 गुणा 100 गुणा 105 गुणा बटे में 100 आ गया। ठीक है, तो ये 2 बार था, तो हमने 2 बार इसको लिख लिया है। ठीक, अब हम इसको देखो 100 से भाग लगाएंगे, जैसे ही 100 से भाग लगाएंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी यहां पर दशमलव आएगी। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली भाग लगा करके लिखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 1.05 गुणा 1.05। ठीक, और इसमें गुणा है काय का 2000 का। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको गुणा करेंगे तो भाई सीधा सीधा नॉर्मली हम इसका गुणा कर लेते हैं, जैसे गुणा करते हैं तो 0.05 गुणा 1.05 इसका हम गुणा करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले 5 से करेंगे, 5 में तो 5 का 5 पंजे 25 की 5 हासिल आएगा हमारा 2, फिर 5 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 और 2 कितने हो जाएंगे 2, फिर 5 एकम 5। ठीक, फिर इसके बाद में 0 से करेंगे तो भैया 0 0 0 ही आएगा,
फिर गुणा 1 से करेंगे तो वही सेम संख्या आएगी, यानी 5 0 1। इनको जोड़ लेते हैं, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 2, 5 5 10 की 0 हासिल 1, तो ये आ गया 1 और ये हमारा 1। ठीक है, अब यहां पर देखो दशमलव यहां पर 2 अंकों के बाद थी, यहां पर भी 2 अंकों के बाद, यानी टोटल हमारी 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगी यहां पर। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2000 गुणा कितना है 1.1025। ठीक, अब इसका गुणा कर लीजिए। ठीक है ना, तो गुणा करेंगे तो देखो भैया सीधा सा फंडा है। सबसे पहले तो देखो यहां पर 3 जीरो है तो हम 3 जीरो लगा लेंगे, ये हमने 3 जीरो लगा दी। अब 2 का गुणा इसमें करो, 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल 1। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में 2 का 0 में होगा तो 0 ही आएगी, फिर 2 एकम आ जाएगा हमारा 2, फिर 2 एकम आ जाएगा हमारा 2। दशमलव कितने अंकों के बाद है, 4 अंकों के बाद, तो यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगी यहाँ पर। तो अब हमारा यहाँ पर जो ए बराबर आया है वो आया है 2205। ठीक है, ये ए बराबर आया, यानी ये हमारा मिश्र धन आया है। अब हमें यहाँ पर CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो क्या करेंगे, ये मिश्र धन है, मिश्र धन में से मूलधन को हम घटा देंगे, तो ये मिश्र धन है, मूलधन हमारा क्या है 2000 रुपए, तो 2000 को यहां से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 2000 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 205। तो CI बराबर यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 205 रुपए बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है प्रतिशत निकालना। प्रतिशत निकालने में भाई साहब बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। अगर आपको प्रतिशत निकालना नहीं आएगा ना तो आप बहुत सारी चीजों में पीछे रह जाएंगे। बहुत सारी जगह पर प्रतिशत का यूज आता है, जैसे कि लाभ हानि वाला जो चैप्टर है उसमें पूरा का पूरा परसेंटेज है। बहुत सारे सरलीकरण के प्रश्न आते हैं, वहां पर भी परसेंटेज पूछा जाता है, यानी परसेंटेज जो है ना वो हर जगह काम आता है, तो ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि भाई यहाँ पर 320 का 10% हमें निकालना है, 1540 का 15% निकालना है, 1050 का 20%, फिर उसका भी 5% हमें निकालना है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हम यहां पर करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो भैया हमारा जो पहला सवाल है 320 का 10% हमें निकालना है, लेकिन उससे पहले एक चीज समझो। देखो प्रतिशत है क्या, प्रतिशत का चिन्ह कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है, अगर हम इस प्रतिशत के चिन्ह को थोड़े ध्यान से देखें तो ये हमें लगता है 100 की तरह। ठीक है, इस प्रकार से लगता है 100 की तरह। तो प्रतिशत का जो चिन्ह है ना वो खुद ही बता रहा है कि भैया प्रतिशत का मतलब क्या है। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक ए पर लगने वाला 100 यानी 1/100। ठीक है, तो अगर आपको प्रतिशत का चिन्ह कहीं पर भी दिखाई दे तो उसका मतलब है कि भैया इसका मतलब जो है 1/100 होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रख लेना है, तभी आप इन सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहां पर पहला सवाल है, देखो ध्यान से, 320 का हमें क्या करना है 10% निकालना है। अब निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखो, ये तो 320 है, तो सबसे पहले 320 का तो 320 हम ऐसे ही लिख देंगे। का जहां पर भी लिखा है का के स्थान पर आपको लगा देना है गुणा। अब यहां पर कितना है 10, तो ये हमने लिखा 10, और प्रतिशत का मतलब मैंने आपको बताया है कितना है 1/100, तो यहां पर 1/100 का गुणा कर दो, बस आपका सवाल हल हो जाएगा। चलिए करते हैं, देखो एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई, कितना बचा भैया, यहां पर बचा हमारा 32, यहां पर बचा गुणा 1 और यहां पर भी बचा 1। अब इन सभी का गुणा आप करेंगे तो कितना आएगा 32 ही आएगा, यानी 320 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको यहां से हटा देते हैं और अब हम करते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखो। अब यहां पर हमसे बोला गया है 1540 का 15% हमें बताना है, तो सेम इसी तरह से होगा। 1540 का कितना निकालना है 15% हमें निकालना है, तो सबसे पहले 1540 को लिखेंगे जैसा का तैसा, इसके बाद में का के स्थान पर लगाएंगे गुणा, फिर 15 है तो 15 गुणा 100 है, परसेंटेज है तो 1/100 का इसमें हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो भाई एक जीरो से एक जीरो तो हमारी ये कट ही गई। ठीक है, अब देखो भाई 5 से ये भी कट सकता है, देखो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 कट गया। अब इसके बाद में देखो 2 से हमारा ये भी कट सकता है, तो चलिए 2 से काट देते हैं, देखो 2 एकम 2 और यहां पर 15 है तो 2 सत्ते 14, एक बचेगा यहां पर 14 हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14 कितना आ गया 77 गुणा यहां पर कितना है 3 है। ठीक, बस इन दोनों का गुणा ही हमें करना है, इधर तो सब खत्म हो गया है, तो 77 और 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7 तिया 21 की 1 हासिल आ जाएगा 2, 7 तिया 21, 21 और 2 कितने होते हैं 22, 23, तो ये हमने लिखा यहां पर 23, कितना आ गया 231, यानी कि दूसरे वाले सवाल का आंसर आ जाएगा हमारा 231। ठीक, समझ में आ गया। देखो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, यही हमें परेशान करती हैं अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखते हैं। 1050 का 20% निकालना है, फिर उसका हमें 5% निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे भैया 1050 का कितना है 20%, ठीक है। 1050 का 20%, फिर इसका हमें 5%, ठीक। यानी 1050 का 20% निकलेगा, फिर जो भी आएगा उसका 5% भी हमें निकालना है, ठीक। तो चलिए क्या करेंगे, देखो सिंपल सा सवाल है। ये हो गया 1050 का के स्थान पर लगाना है गुणा, यहां पर है 20 तो ये हो गया 20, इसके बाद में परसेंटेज है तो 1/100 लगा देंगे, फिर से का है फिर से गुणा लगाएंगे, ये हो गया 5 गुणा परसेंटेज है यानी 1/100 लगाएंगे, ठीक है। आया समझ में? इस प्रकार से हमें हल करना है। तो देखो भाई, एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, ठीक है। अब यहां पर भाई साहब 2 जीरो बच गई हैं, कोई बात नहीं। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो यहां पर देखो 5 दूनी 10, 10 की जीरो यहां से लाएगी 1, फिर इसके बाद में 2 का हम जीरो में करेंगे 2 आएगा, 2 एकम हो जाएगा हमारा, सॉरी यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 2 का जीरो में करेंगे जीरो और जीरो में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 की जीरो और 2 का जीरो में करेंगे तो कितना आएगा, जीरो, जीरो और 1 कितना हो जाएगा 1, इसके बाद में 2 एकम 2, तो ये आ गया हमारा 210। फिर यहां पर है गुणा हमारा 5 और ये बटे में कितना है 100 है, तो 100 को हम डायरेक्टली यहां पर बटे में लिख लेते हैं। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, यहां पर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 कितना आ गया 21 आ गया, और यही जो 21 है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था। चलिए अब इसको भी यहां से हटा देते हैं और अगले सवाल को हल करते हैं, ठीक। तो इसको भी यहां से साफ कर देते हैं। अब देखिएगा अगला सवाल है 4/5 का प्रतिशत रूप, यानी 4/5 को हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो जब भी आपको किसी भी भिन्न को, जैसे कि 4/5 है, जब भी आपको किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, ठीक है, प्रतिशत में आपको बदलना हो तो आपका करेंगे सीधे सीधे इसमें 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 100 का गुणा कर दो, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना, 100 का 4 में होगा तो ये हो जाएगा 400 और बटे में आ जाएगा 5, 5 से भाग लगा दो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और जीरो कितना हो गया 80 हो गया। तो बस यही 80%, ये हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया 80%। देखो कितना सिंपल था। चलिए अब इसको भी हटा देते हैं और इसका अगला सवाल अब हम करते हैं, ठीक है। इसको यहां से हटा देते हैं। अब अगला सवाल देखो, यहां पर हमसे बोला गया है 40% का भिन्न रूप। अभी हमने क्या किया था, भिन्न से प्रतिशत बनाया था, अब हमें प्रतिशत से भिन्न बनाना है, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, 40% को हमें क्या करना है, भिन्न बनाना है, यानी बटे के रूप में लिखना है। तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहां पर 40 है, परसेंटेज का चिन्ह है, मतलब कि इसमें 1/100 का हमें गुणा कर देना है। तो देखो भाई जीरो से जीरो कट जाएगी, 4 का गुणा 1 में हो जाएगा, 4 बटे आ जाएगा 10। अब इसको काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना हो गया 2/5, और 2/5 यही हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न रूप आ गया, ठीक है ना। तो भैया 40% का भिन्न रूप कितना होगा, 2/5 होगा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको भी हटा देते हैं और इसका अगला सवाल 450 कितने का 20% है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा अलग सवाल आ गया है, 450 कितने का 20% है। तो भैया इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भैया कितने का है। तो हम मान लेंगे, यहां पर हम लिखेंगे माना 450 x का 20% है, ठीक है। हमने मान लिया कि 450 जो है वो x का 20% है, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, x का 20% बराबर कितना हो जाएगा 450, ठीक है। जो जो सवाल हमसे बोल रहा है वही हमने लिखा है। देखो हमने माना कि भैया 450 जो है वो x का 20% है, तो हमने x का 20% निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 450 आना चाहिए, ठीक है। तो x का 20% निकालेंगे तो ये हो गया हमारा x, का के स्थान पर गुणा लगाएंगे, 20% है तो 20 और परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, तो 1/100 और बराबर आ जाएगा हमारा 450, ठीक। तो यहां पर देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है। x का गुणा 2 में होगा तो 2x हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2x गुणा 1/10 बराबर 450, ठीक। अब यहां पर 2x है तो 2x गुणा यहां पर 1 में हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2x/10 बराबर 450, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। देखो यहां पर 2 एकम 2, ये कट रहा है, देखो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो ये आ गया हमारा x/5 बराबर 450। अब 5 यहां पर देखो भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 450 गुणा 5। अब इनका गुणा कर लीजिए, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखो जीरो की जीरो, 5 पंजे 25 की 5, यहां से ले जाएगा हमारा 2,
5 चौक 20 और 2 22, तो कितना आ गया 2250, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 2250। हमने क्या माना था हमने भैया कि भैया 450 x का 20% है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2250, यानी कि भैया 2250 जो है 450 जो है वो 2250 का 20% है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज वाले सवालों को हल करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है समय और कार्य। इसमें भी भाई साहब ये भी एक बेसिक मैथ का ही सवाल है। बेसिक मैथ में भी देखो, किसी भी चीज की बेसिक जो चीजें होती है उनको समझना ही क्या कहलाता है, बेसिक मैथ कहलाता है। ठीक है, अब बेसिक मैथ में ही ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है समय और काम का। राम किसी काम को 10 दिन में करता है और श्याम उसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, जैसे कि देखो 10 दिन में करता है। ठीक है, राम किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। अगर राम किसी काम को 10 दिन में पूरा खत्म कर देता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, जो 10 दिन में जो काम कर रहा है उसका 1 भाग काम करेगा। ठीक है ना, तो यहां पर राम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, राम का एक दिन का काम हो जाएगा 1/10। ठीक है, 10 दिन में से एक दिन काम करेगा तो 1/10 ही काम करेगा। ठीक है, इसके बाद में श्याम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, श्याम 20 दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम कितना हो गया, 1/20 हो गया। मतलब 20 जो टोटल काम करता है उसका एक भाग कर पाया वो। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। अब हमें पता चल गया कि भैया दोनों जो हैं एक दिन में ये इतना करता है, एक दिन में ये इतना करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा हमारा 1/10 प्लस 1/20। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, 20 हमारा एलसीएम आ गया। अब 10 से 20 में भाग लाई कितनी बार जाएगा, 10 दूनी 20 2 बार, 2 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 20 का 20 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, 20 एकम 20, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो 2 रे कितना हो जाएगा 3 और बटे 20, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 3/20 काम करेंगे, यानी टोटल काम 20 है, 20 में से 3 भाग जो है वो काम कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से हम इस तरह के सवालों को हल करते हैं। एक और देखिए इसी प्रकार का, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करता है तो वही काम वह 4 दिन में कितना करेगा। अब ये जो सवाल है ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसे होगा। ठीक है, इसको समझिए। देखो अगर कोई व्यक्ति काम को 8 दिन में करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति है मान लीजिए ए, ठीक है, ए कोई व्यक्ति है, वो एक काम जो है उसको कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। ठीक है, 8 दिन में वो पूरा कर लेता है। ठीक है, तो ए जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/8 करेगा। ठीक है, यानी टोटल जो काम कर रहा है 8 दिन में उसका 1 भाग जो है वो एक दिन में करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक दिन का काम। ठीक, एक दिन का काम हो गया। अब वही काम वह 4 दिन में कितना करेगा। अच्छा, अभी वो क्या कर रहा है, देखो एक दिन का कर रहा है, 4 दिन में कितना करेगा, तो भैया ये है एक दिन का काम। तो हम क्या करेंगे, 4 दिन के काम के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, इसमें 4 का गुणा कर दो, तो एक दिन का काम गुणा 4। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8, इसमें 4 का गुणा कर दो, तो यहां पर देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 1/2, यानी कि भैया वो 4 दिन में आधा काम खत्म कर देगा, यानी 1/2। ठीक है, 1/2 का मतलब होता है आधा, तो 4 दिन में वो क्या करेगा, आधा काम खत्म कर देगा। ठीक है भाई, 8 दिन में पूरा करता है तो 4 दिन में कितना करेगा, आधा करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए भैया आगे बढ़ते हैं, और अगला कॉन्सेप्ट जो है ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट में भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। इस चैप्टर से ही डरते हैं कि भैया यहां पर चाल और दूरी वाला जो सवाल है, चाल और दूरी वाले जो सवाल है उनको हम कैसे हल करेंगे, मतलब चैप्टर का नाम सुन के ही बच्चे डरते हैं। तो इसको करना कैसे है, देखो एक आदमी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि भैया कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, हम व्यक्ति बना देते हैं, ये एक व्यक्ति है। ठीक है, ये एक स्पीड से जा रहा है, इसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 घंटे में वह कितनी दूर जाएगा।
तो चाल का इसका एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो चाल हमें दी गई है कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल आ जाएगी हमारी 10 किलोमीटर पर आवर। दूरी जो है, दूरी हमें दी नहीं गई है, ठीक है, हमें समय दिया गया है, समय कितना है 2 घंटे, दूरी हमें निकालनी है, तो दूरी हो गई हमारी x और समय हमारा कितना है 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे है। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू यानी जो दूरी कितनी दूरी तय करेगा वो हमें निकालना है। तो यहां पर 2 देखो, यहां पर काय में भाग में इस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 10 दूनी हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो 20 बराबर आ गया हमारा x, तो हमारी दूरी कितनी आ गई 20 किलोमीटर, यानी 2 घंटे में वह 20 किलोमीटर जाएगा। भाई सीधी सी बात है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 घंटे में कितना चलेगा, सीधी सी बात है भैया 20 किलोमीटर चल देगा वो। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल है इसी तरह का। एक साइकिल चालक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो वह 6 घंटे में कितनी दूर जाएगा। ये भी सेम वैसा ही है, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही फार्मूला लगेगा। तो चाल है उसकी भैया कितनी 15 किलोमीटर पर आवर बराबर दूरी जो है वो हमें निकालना है, दूरी हो गई हमारी x, समय हमें दिया है कितना 6 घंटे, तो 6 हम यहां पर रख देंगे। अब देखो 6 यहां पर कायम है, भाग में 6 का गुणा यहां पर करो, 15 छक्के हो जाएगा 90 किलोमीटर। ठीक है, 90 किलोमीटर बराबर x, यानी कि भैया वो जो है 90 किलोमीटर जाएगा कितने घंटे में, 6 घंटे में। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे हमारे सवाल जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और सवाल है, इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में और सवाल नहीं है। हाँ, एक और लास्ट सवाल है, इसको और कर लेते हैं। तो देखिएगा, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल या स्पीड क्या है। अब यहां पर देखो, हमें स्पीड निकालना है कि वो कितनी स्पीड से जा रहा है, ये हमें बताना है। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही फार्मूला लगेगा। तो चाल है उसकी, देखो चाल हमें निकालना है, ठीक है, स्पीड हमें निकालना है। दूरी कितनी है, देखो एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी, तो 40 किलोमीटर दूर वो चला जाता है, तो दूरी हो गई हमारी 40 किलोमीटर। ठीक है, 5 घंटे तक वो चलता है, तो ये हो गया हमारा 5, और चाल हमें निकालना है, तो चाल हो गई हमारी x। अब 5 से भाग लगा दो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो x बराबर आ गया है 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि भैया जो है उसकी चाल जो है वो कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 8 किलोमीटर चल रहा है, जब ही वो 5 घंटे में 40 किलोमीटर पहुंचा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम चाल और दूरी समय वाले सवालों को हल करते हैं। अगर आपको ये सारा का सारा वीडियो थोड़ा लंबा भले ही हो गया है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और आगे आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आगे आपको वही वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।